ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो वेबिनार स्टार्ट करने से पहले आई कुड गुरु का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। मैम आइए मुझे बताइएगा, माय वॉइस इज क्लियर एंड माय स्क्रीन इज आल्सो विजिबल। Yes, ma'am. Screen is visible and voice is also clear. थैंक यू। सो वेबिनार स्टार्ट करने से पहले आई कुड गुरु का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। एज यू नो, माय नेम इज मुस्कान, वन ऑफ द मॉडरेटर ऑफ आई कुड गुरु। सो आई कुड गुरु का मोटो जो है वो है शेयर, लर्न एंड ग्रो। हम अपनी नॉलेज आई कुड ग्रुप पे शेयर करते हैं और दूसरे की नॉलेज से लर्न करते हैं, और एज अ कम्युनिटी वी ग्रो टुगेदर। आई कुड गुरु का इनिशिएटिव सिलिकॉन वैली के टॉप इंजीनियर्स ने लिया है, और आई कुड गुरु का मिशन है एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना, हाईटेक स्किल्स जो मार्केट में इन डिमांड है स्टूडेंट्स के साथ उनको इंट्रोड्यूस कराना, इंटरनेशनल मेंटर्स के साथ मीटअप कराना हैकाथॉन्स और वेबिनार्स की शक्ल में। सो आई कुड गुरु का फोकस क्या है और हम काम कैसे करते हैं? तो आईकोड ग्रुप पे 15 सेशंस होते हैं पर डे। एक वीकली वेबिनार जिसमें हम सारे भी मौजूद हैं, और 2 वीकली वर्कशॉप्स अरेंज की जाती हैं स्टूडेंट्स के लिए। पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स, नेचुरल साइंसेज स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंसेज स्टूडेंट्स के लिए, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के लिए सेशंस अरेंज किए जाते हैं जिसपे हम अब पाइथन्स और कोडिंग वगैरह सीखते हैं। इसके अलावा आर्ट्स और जीआरई के मल्टीपल सेशन इस टाइम आईकोड ग्रुप पे रन किए जा रहे हैं 100% फ्री 2025 की स्कॉलरशिप्स को फंड करने के लिए। डीएसए लीड कोड के सेशंस आई कोड पे मल्टीपल इस टाइम पे रन किए जा रहे हैं ताकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो बेहतर हो सके और हम बैंक कंपनी के इंटरव्यूज को टारगेट कर सकें और इजीली क्रैक कर सकें। मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस, डीप लर्निंग जैसे एडवांस कोर्सेज भी आईकोड ग्रुप पे रन किए जाते हैं। और अगर हमारी लाइव सेशन मिस हो जाए तो हम आईकोड ग्रुप के एवरी पेज से जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो वॉच कर सकते हैं, जो कि आईकोड के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे सारी रिकॉर्डिंग्स आईकोड ग्रुप की मौजूद होती हैं। तो बात करते हैं आईकोड गुरु की रिसेंट अचीवमेंट्स के बारे में। 700 प्लस इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं आईकोड गुरु के हैकाथॉन्स और कोडिंग कंपटीशन में। इसके अलावा फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन सिक्योर करने में आईकोड गुरु हेल्प करता है अपने स्टूडेंट की ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली यूएसए। आईकोड गुरु हेल्प करता है लोकल और इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स और जॉब्स को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि जिन स्किल्स पे आईकोड गुरु काम करता है उससे स्टूडेंट्स के रिज्यूमे और सीवी आउटशाइन करते हैं। तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स और जॉब्स सिक्योर करने में आसानी होती है और हमारे चांसेस जो हैं वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। सो बात करते हैं एक प्रीटिजियस इवेंट की, CS50 पजल डे, जिसके अंदर 9 पजल्स होते हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ये इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाती है। तो 2023 के अंदर हमारी जो टीम्स थी वो हाईएस्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम की वजह से, स्किल्स की वजह से टॉप रैंक में थी। और इस साल 2020-24 में आईकोड गुरु के 38 टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और 9x9 पजल्स को सॉल्व किया। और आईकोड गुरु की हेल्प से हमने काफ़ी ज़्यादा ऐसी वर्कशॉप्स अरेंज करवाई थी और पाकिस्तान का इसमें सेकंड रैंक बना था इस कंपटीशन में, और 60 टीम्स ने विन किया था पाकिस्तान से और 9x9 पजल्स को सक्सेसफुली सॉल्व किया। अनदर पॉपुलर इवेंट कोड इन प्लेस, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करवाती है। अगर मैं बात करूं 2023 की, तो आईकोड गुरु से 10 जो हैं वो सेक्शन लीडर सिलेक्ट हुए थे और ऑल ओवर दी पाकिस्तान 11 सिलेक्ट हुए थे। और 2024 में पाकिस्तान से 72 मेंटर्स और सेक्शन लीडर सिलेक्ट हुए थे कोड इन प्लेस में, जो कि एक बड़ी अचीवमेंट है। 301 स्टूडेंट्स ने आईकोड ग्रुप की तरफ से पार्टिसिपेट किया गूगल कोड जैम में 2023 में, जो कि एक हाईलाइटेड न्यूज़ रही है। और डेफिनेटली वी आर वेटिंग फॉर 2024 कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें। और हमारे 3 इंटर्न्स जो हैं वो इतिहाद एविएशन ग्रुप में गए अबू धाबी एक इंटरनेशनल हैकाथॉन विन करने के नतीजे में उन्हें एक चांस मिला कि वो इतिहाद एविएशन में अपनी इंटर्नशिप करें। सो या फॉल 2024 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स इन यूएसए। आईकोड गुरु के स्टूडेंट्स ने यूएस की 18 यूनिवर्सिटीज़ में फुली फंडेड एडमिशन जो है वो सिक्योर किया 2024 में, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के स्टूडेंट शामिल थे, कायद आजम यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान, यूईटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और बहरिया यूनिवर्सिटी के शामिल हैं, जिन्होंने 18 यूनिवर्सिटी को टारगेट किया और फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है वो ग्रैब की, जिनका प्रोफाइल कुछ इस तरह से था कि CGPA की रेंज 3.1 टू 3.8, आर्ट्स की रेंज 6.5 टू 7.5, कोई पब्लिकेशन नहीं थी और GRE देना नहीं पड़ा उन्हें। स्टडी गैप उनका 1 to 15 ईयर्स का था।
100% फी वेवियर उन्हें रिसीव हुआ फॉर द एप्लीकेशन प्रोसीजर, स्कॉलरशिप स्टाइपेंड $1100 to $3000 पर मंथ, और डेफिनेटली बैंक स्टेटमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। iCode गुरु पर रजिस्टर करने के लिए लिंक अवेलेबल है और आप iCode गुरु के FB पेज पे भी विजिट कर सकते हैं थ्रू दिस लिंक। सो आज का जो हमारा वेबिनार टाइटल है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन ऑन हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल फ्रीलांस सॉफ्टवेयर डेवलपर, और जो हमारे गेस्ट स्पीकर्स हैं सर अल्ताफ़ खान, सर मौज मकबूल और सर मोहम्मद दानियाल सिद्दीकी। तो सबसे पहले हम अपने सेशन में, अपने इस वेबिनार में सर का वेलकम करते हैं, और हम जानते हैं कि सर अल्ताफ़ खान हमारे साथ पहले भी थे और सर ने एक बहुत अमेजिंग सा सेशन और वेबिनार जो है वो हमें दिया था और हमने बहुत कुछ उनसे सीखने को हमें मिला था। तो सर मैं सबसे पहले तो आपका दोबारा से शुक्रिया अदा करती हूँ, और सर को हम हैंड ओवर करते हैं क्योंकि सर हमारे मॉडरेटर पैनल हैं इस टाइम पे और हमारे पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो सर ओवर टू यू। शुक्रिया मुस्कान। So let me share my screen here. Let's see now. जी, are you able to see my screen? जी सर। अच्छा, शुक्रिया। तो जनाब, जिस तरह मुस्कान ने कहा, मेरा नाम अल्ताफ़ खान है और मैं आज के इस पैनल का मॉडरेटर हूँ। हमारे दो पैनलिस्ट मुआज़ और दानियाल हैं। ये प्रैक्टिसिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, प्रैक्टिसिंग फ्रीलांसर्स हैं। तो हम इनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको कि मैंने अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी यूनिवर्सिटी में गुजारी, इंडस्ट्री में कुछ काम किया और पिछले 6 साल से मैं एक छोटी सी मशीन लर्निंग की कंपनी चला रहा हूँ जिसका नाम इन्फेक्सल है। तो ये तो मेरा तारुफ था। अब मुआज़, अगर आप अपना तारुफ खुद करा दें प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम मुआज़ है। मैं फास्ट लाहौर से मैंने 2015 से 2019 में बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स किया। उसके बाद एक कंपनी थी उमनो एआई के नाम से, उधर आई जॉइंड देम एज एन एआई इंजीनियर, पहले एज अ इंटर्न इन माय फाइनल ईयर एंड देन इवेंचुअली एंडेड अप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्लैश डेटा साइंटिस्ट एट दैट कंपनी। वहाँ मैंने 3 साल काम किया उस कंपनी के साथ और आई वो सीटीओ ऑफ दैट कंपनी इन 2020। और उसी के साथ हमने एक और कंपनी स्टार्ट की एटलेटिक एआई के नाम से, जो भी पिछले हफ्ते गूगल में शॉर्टलिस्ट हुई है अमंग 2 कंपनीज इन पाकिस्तान, फ्रॉम पाकिस्तान सॉरी। और उस कंपनी का मैं चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर था और 2022 के एंड पे मैंने ये दोनों कंपनी से सेफ एग्जिट लिए और मैंने अपना कंसल्टेंसी का काम स्टार्ट कर दिया फ्रॉम अपवर्क टॉप टैलेंट यूरो। और इस वक्त मैं अराउंड 5 कंपनीज के साथ एज अ कंसल्टेंट कनेक्टेड हूँ, जिनमें से एक आईडी प्राइवेसी है। इसके अलावा मेरी 11 रिसर्च पब्लिकेशन है, जो कि कुछ कोलैबोरेशंस हैं पोस्ट डॉक स्टूडेंट्स के साथ और कुछ कोलैबोरेशंस हैं एफआईपी सुपरवाइज किए थे, उनके नतीजे में वो पब्लिकेशंस निकली थी। तो इन टोटल 11 पब्लिकेशंस हैं। दैट्स इट। शुक्रिया मुआज़। दानियाल, अगर आप अपना तारुफ करा सकें प्लीज़। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद दानियल है। मैं अंडर ग्रेड करंटली स्टूडेंट हूँ वीयू की तरफ से ही। और मैंने 2020 से अपना एआई के ऊपर काम शुरू किया था, जिसमें मैंने स्टार्टअप्स में ही ज्वाइन की थी। तो मेरा फर्स्ट स्टार्टअप था जिसमें मैंने एनएलपी वगैरह का काम किया था, जिसमें मैंने एज अ डेटा साइंटिस्ट का काम। तो वो एक स्टार्टअप फंडेड हो गया था। देन उसके मूव टू द सेकंड स्टार्टअप। तो सेकंड स्टार्टअप मुझे मिला था मेरी फ्रीलांस जर्नी के थ्रू। यूएसए का स्टार्टअप था, उसमें मैंने काम वगैरह किया था एंड वो भी फंड हो गया था। एंड आयरलैंड के मेरे पास स्टार्टअप से ऑलमोस्ट 2 स्टार्टअप जिसके ऊपर मैंने काम किया था एज अ एआई। एंड रिसेंटली मैं यूके की एक स्टार्टअप कंपनी में एज अ लीड एआई इंजीनियर, जिसमें मैं अपनी टीम पूरी मैनेज कर रहा था। जिसमें सारे मुझे फ्रीलांस के थ्रू और रिमोट जॉब्स वगैरह के थ्रू मिले थे। तो करंटली अभी मैं एक दी वन डिजिट के तो उस पर काम कर रहा हूँ, जो कि एक मेरी खुद की कंपनी है, दी वन डिजिट, जिसमें मैंने काम शुरू किया है। और ये यूएस से बेस है और इसमें हम लोग का मोस्टली एआई की तरफ ही सारा रुझान है, जिसमें हम लोग एआई की
काम वगैरह कर रहे होते हैं, सर्विसेज और कंसल्टेंसी वगैरह। That's my short शुक्रिया intro. दानियाल, शुक्रिया दानियाल। अच्छा भाई, इधर मुझे एक थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ेगी। ये मैंने कंपनी का नाम जो है ये गलत लिखा था, सॉरी मुआज। देयर वी गो। इट्स ऑलराइट, आईडी प्राइवेसी। अच्छा है ना। तो इससे पहले कि हम अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ें, मैं थोड़ा सा आपसे शेयर कर लूँ कि फ्रीलांसिंग से हमारी यहाँ पे मुराद क्या है। तो फ्रीलांसिंग और परमानेंट जॉब में फ़र्क यही है कि फ्रीलांसिंग में यू गेट अ जॉब बट दैट्स ओनली, वो जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके लिए है। तो यानी आपका काम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट होता है, तो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है, आपकी वो जॉब ख़त्म हो जाती है। परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में ऐसा नहीं होता। और जिस तरह भी आपने मुआज से सुना और दानियाल से भी कि फ्रीलांसर अमूमन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल क्लाइंट्स को डील कर रहे होते हैं। जाहिर है कि ये आपकी अपनी बैंडविड्थ पे डिपेंड करता है कि कितने काम कर सकते हैं, बट ज़्यादातर फ्रीलांसर जो हैं कोशिश यही करते हैं कि उनके स्टैक पे दो या दो से ज़्यादा जॉब्स पे वक्त मौजूद हो। कुछ लोग फ्रीलांसिंग फुल टाइम करते हैं और कुछ लोग एज अ साइड हसल भी करते हैं। तो ये साइड हसल करने में जाहिर है कि थोड़े से इश्यूज होते हैं। आपका एम्प्लॉयर जो हो सकता है आपको इससे मना करे, लेकिन बाज़ लोग इस तरह करना भी प्रेफर करते हैं। वो एक लिहाज से उनकी इंश्योरेंस होती है, इन केस दे गेट फायर्ड दे स्टिल हैव सम, जैसे कहते हैं ना कि उनका कुछ रेवेन्यू आता रहे। आज हम सिर्फ जैसे कहते हैं फ्रीलांसर बहुत तरह के होते हैं। आज हम रिमोट फ्रीलांसिंग की बात करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। दैट इज़ के फ्रीलांसिंग में ये भी होता है कि आप ऑन साइट जाके काम करते हैं, एज इन हाइब्रिड सेटअप आप काम करते हैं। लेकिन आज ये जो दोनों एक्सपर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, इनकी मदद से हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे, विच आर फोकस्ड ऑन रिमोट फ्रीलांसिंग। और फ्रीलांसिंग में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अलावा और भी बहुत सारे फील्ड्स कवर होते हैं, लेकिन हमारा फोकस जो है आज सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होगा। एक और फ्रीलांसर के एरिया जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में खासा कॉमन है, इट हैज़ टू डू विद डिज़ाइन, आर्टिस्टिक डिज़ाइन जिसे कहें आप। तो क्वेश्चंस तो आज आप लोगों ने पूछने हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ कि मैंने आई ट्राई टू राइट डाउन कि अगर मैं सवाल पूछ रहा होता तो मैं किस तरह के सवाल पूछता। तो मैं ये पूछता कि यानी मैं अपने आप को प्रिपेयर कैसे करूँ फ्रीलांसिंग के लिए। मैं ये पूछता कि फ्रीलांसिंग का काम मिलता कहाँ से है। मैं ये पूछता कि ये जब काम लेना हो उसके लिए प्रपोजल लिखनी पड़ती है, तो उस प्रपोजल में क्या होता है एंड उसके मैं उसमें अपने चांसेस कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। और ये कि फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स किस तरह किए जाने चाहिए, यानी क्लाइंट के साथ किस तरह की उसमें कम्युनिकेशन की फ्रीक्वेंसी हो, किस तरह के डिलीवरेबल होने चाहिए। और आखिर ये कि हाउ डू यू इवॉल्व एज अ फ्रीलांसर। ये जो दो हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, इन्होंने ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ चीज़ें की हैं। इन्होंने कंपनीज़ में भी काम किया है, इन्होंने रिमोटली कंपनीज के लिए भी एज पार्ट ऑफ अ टीम काम किया है, और एज अ फ्रीलांसर भी। तो क्या उमूमन लोग करते क्या है व्हेन दे स्टार्ट इन फ्रीलांसिंग, व्हाट डू दे डू 5 साल के बाद या 10 साल के बाद, उनके यानी किस तरह के तौर अतवार होते हैं। और भी बेतहाशा सवाल है जो आप पूछ सकते हैं कि आप प्राइसिंग कैसे करते हैं, आपको अपने आपके पैसे, आपकी पेमेंट कैसे मिलती है। फ्रीलांसिंग में कुछ लोगों के साथ फ्रॉड भी हुए हैं, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। और ये कि हाउ टू गेट द फर्स्ट प्रोजेक्ट, पहला प्रोजेक्ट आपको कैसे मिलेगा, उसके लिए किस तरह की एफर्ट आपको करनी चाहिए, और कौन सी वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। और क्या ये बेहतर है कि आप अकेले काम करें या फिर आप एक दो लोग मिल के अगर ऐसा काम करें। और ये भी कि कौन से एरियाज में आजकल डिमांड ज़्यादा है। मुआज का और दानियाल का एक्सपीरियंस जो है वो एआई में है। ख़ास तौर पे आजकल जनरेटिव एआई में का बड़ा शोर है, बोथ आर एक्सपर्ट्स इन दैट। लेकिन और भी कई एरियाज हैं। और
ये दोनों हजरात यानी बूढ़े तो नहीं हुए लेकिन इनको कई साल हो गए काम करते हुए, तो आप इनसे यही पूछ सकते हैं कि चेंजेस क्या आई हैं ओवर द लास्ट सो मेनी इयर्स, कि जब इन्होंने शुरू किया था तो फ्रीलांसिंग कैसे होती थी और अब फ्रीलांसिंग के कैसे हालात हैं। तो ये वाले तो जैसे कहते हैं ना कि सैम्पल क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। तो अब मैं इसको बंद करके, हाउ डू आई डू दैट, स्टॉप शेयर करते हैं। जी हाँ, तो पहले एक दो सवाल मैं पूछ लेता हूँ और उसके बाद हम फ्लोर ओपन कर लेंगे आप लोगों के लिए कि आप अपने सवाल हमसे पूछ सकें। तो दानियल से ही हम स्टार्ट कर लेते हैं। दानियल, आपको याद है कि आपका पहला प्रोजेक्ट क्या था और वो कैसे मिला था, या इस सर बात में मेरा बहुत टाइम गुजर चुका नहीं, मुझे सर पहला प्रोजेक्ट नहीं बंदा बोलता, है? क्योंकि सारी मेहनत और इस सफ़र का जो पहला कदम होता है वहीं से शुरू होता है, पहले प्रोजेक्ट से। तो पहला प्रोजेक्ट सर मुझे आयरलैंड का बंदा था, आयरिश क्लाइंट था, और जी। उसने मुझे प्रोजेक्ट दिया था। उसने जो मुझे प्रोजेक्ट दिया था उस टाइम मुझे समझ में भी नहीं आया था कि प्रोजेक्ट में करना क्या है, टू बी ऑनेस्ट। मुझे मिला था वो सर अपवर्क प्लेटफॉर्म से, और किस तरह से मिला था उसके पीछे मेरी प्रपोजल बहुत सारे, मतलब मैंने लाइक 1 साल तकरीबन अपवर्क पे सिर्फ प्रपोजल डालता रहा था, तो उसके बाद जाके मुझे पहला प्रोजेक्ट मिला था। ऑन एंड ऑफ तकरीबन 1 साल ही, और उस 1 साल के बीच में मैंने लाइक यू कैन से पोर्टफोलियो अपना बिल्ड किया था काफ़ी। तो उस पोर्टफोलियो की बेस के ऊपर मुझे जाके मेरा पहला प्रोजेक्ट मिला था, और जो कि अब आयरिश क्लाइंट आज तक वो मेरा क्लाइंट है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉपर 100% वैल्यू जो मैंने उसको डिलीवर की। सही। तो मुआज, आपको कुछ याद पड़ता है कि आपका पहला प्रोडक्ट कौन सा था, कब मिला था? एंड व्हाट आई मैंने एम रियली इंटरेस्टेड इन फाइंड आउट कि क्यों मिला था। अच्छा, मैंने फ्रीलांसिंग अपने अंडरग्रेड में स्टार्ट कर दी थी अराउंड फोर्थ सेमेस्टर। शुरू कंटेंट राइटिंग से की थी ऑब्वियसली। फोर्थ सेमेस्टर में आप डेटा स्ट्रक्चर और इस तरह कोर्सेज ले रहे होते हो, तो कोई प्रोडक्शन सिस्टम तो बना नहीं सकते। तो कंटेंट राइटिंग से आई शिफ्टेड टुवर्ड्स असाइनमेंट्स। मेरे कुछ बैचमेट्स थे, वो अब तक उनकी प्रोफाइल्स थी और उनके थ्रू मैं काम कर रहा था। लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट गेटिंग वर्क ऑन माई ओन प्रोफाइल अपवर्क पे या इस तरह की किसी प्रोफाइल पे, तो वो आई गेस था एक पोस्ट डॉक स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा, यूसीएफ का, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा। मुबारक शाह के ग्रुप, एक पाकिस्तानी प्रोफेसर था। हम्म। पाकिस्तानी आई डोंट नो है या नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा कनेक्शन है उनके पाकिस्तानियों के साथ। हाँ, नहीं, मैं तो उनके कई उनके ग्रुप स्टूडेंट्स का, को जानता हूँ। हाँ, उनके पोस्ट डॉक स्टूडेंट थे, इंडियन थे, उनके साथ काम, एक छोटा सा रिसर्च प्रपोजल था उनका, उसके ऊपर मैंने कुछ काम किया था। और लेने में मुझे मुश्किल इसलिए नहीं हुई क्योंकि मेरी जर्नी जो है वो स्टेप्स में ब्रेक डाउन हुई हुई थी पहले ही। मतलब मैंने जैसे बताया, मैं अपने अंडरग्रेड में ये चीज़ें कर रहा था। चैनल्स डिफरेंट थे, मैं डायरेक्टली अपनी प्रोफाइल्स के थ्रू काम नहीं कर रहा था। मैंने डिफरेंट चीज़ें ट्राई की, डिफरेंट स्टैक्स ट्राई किए। मैंने फ्रीलांसिंग में एंड्रॉयड डेव की है, आईओएस डेव की है, मैक ओएस एप्लीकेशन डेवलप किए हैं। उसके बाद मुझे इस को खास मज़ा नहीं आया, तो फिर मैं एआई वाली साइड पे शिफ्ट हो गया। स्टार्ट मैंने मास्टर्स के थीसिस से लिया, विच इज़ समथिंग वन शुड नॉट डू, बट उस वक्त ये सही लगा तो कर लिया। लेकिन मैंने 3-4 लोगों के साथ काम किया, लेकिन इस चीज़ को मैंने फिर इवॉल्व किया इन अ वे कि मॉरली भी सही हो और काम भी कर सके इस साइड पे बंदा। हम्म। बट डिफरेंट फेजेस थे। कहीं पे मेरी टेक्निकल एवोल्यूशन थी, कहीं पे मेरी फाइनेंशियल एवोल्यूशन थी। तो जब 2021 आई गेस में मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई, तो आई काइंड ऑफ न्यू के हमने क्लाइंट से बात कैसे करनी है। मैं उस वक्त एक कंपनी का सीटीओ था, तो हम्म। मुझे ये भी पता था कि उनको क्या सुनना चाहते हैं, नॉन टेक्निकल लोगों से कैसे कम्युनिकेट करना है, टेक्निकल लोगों से कैसे कम्युनिकेट करना है, और वो एग्जैक्टली ढूंढ क्या रहे हैं प्रपोजल में। तो आई थिंक इट वाज अराउंड 2021, और उसका जो कॉस्ट थी, टोटल प्रोजेक्ट साइज था, आई गेस वो $1200 था। और वो एक एक हफ्ते से एक माह के बीच का वो प्रोजेक्ट था। वाह। तो इससे यानी एक चीज़ जो दानियल की बात से और आपसे भी समझ आती है कि टेक्निकल काम तो ज़रा होता ही है, लेकिन उससे पहले वाला ये जो प्रपोजल राइटिंग का काम है, दैट इज़ क्रिटिकल। दानियल ने अगर साल भर वो ट्राई करता रहा एंड
आफ्टर अ वाइल उनका काम चल निकला। तो इसी तरह आप भी कह रहे हैं कि आपको लोगों से बात करके, क्लाइंट से बात करके आपको पता लगा कि अपनी बात को ट्यून कैसे करना है, कि कैसे लोगों से बात हो रही है, टेक्निकल से, नॉन टेक्निकल से। आप ये बताइए कि अ, जो लोग लेट्स से अपवर्क पे होते हैं, उनको जो प्रपोजल्स आती हैं, आपके ख्याल में उन उन प्रपोजल को कैसे इवेलुएट करते हैं? कुछ है आपको अंदाजा? तो कुछ चीजें हैं जो कि अपेरेंट होती हैं जब एक लिस्ट खुलती है। मैंने सिंस जस्ट टू एक्सप्लोर, मेरे पास क्लाइंट वर्जन ऑफ अपवर्क भी है टू जी सी के प्रपोजल्स कैसे दिखते हैं, लोग प्रपोजल सबमिट कैसे करवाते हैं, आपको क्या नजर जी आ रहा है, आप खोल के देख क्या सकते हो, और जी प्रोफाइल्स किस तरह से इंटरफेस होते हैं। तो एक लिस्ट होती है जिसमें आई गेस पहली आपकी प्रपोजल की 100 वर्ड्स, नॉट 100 वर्ड्स, लेकिन एक दो सेंटेंसेस नजर आ रहे होते हैं। तो जी जस्ट मेक श्योर कि वो पहले दो सेंटेंसेस जो हैं वो बहुत रेलिवेंट हैं, और वो जिस रीडर्स हुक का एक कॉन्सेप्ट होता है इंग्लिश में कि आपकी अटेंशन ग्रैब कर लें वो पहले दो सेंटेंसेस, चाहे वो आपकी जी टेक्निकल एक्सपर्टीज पे हैं या फिर वो सोल्यूशन स्पेसिफिक वर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक मसले में फंसा हुआ है, वो एक चीज डिप्लॉय करना चाह रहा है एक सर्टन क्लाउड के ऊपर, AWS पे फॉर इंस्टेंस, तो अगर आपने एक पाइथन की लाइब्रेरी यूज करके उसको फिक्स करना है, ये कोई वेल नोन फ्रेमवर्क या स्ट्रेटेजी है, वो आपकी पहली लाइन में अगर लिखी होगी तो डेफिनेटली एज अ क्लाइंट मैं वो प्रपोजल जरूर खोलूंगा। आई थिंक आपकी एक्सपर्टीज स्लैश आप किस तरह से वो उस काम को करेंगे, ये मैटर करता है आपको उस क्लाइंट के साथ इंटरफेस करने में। मतलब एज इनके वो प्रपोजल तब खोलेगा जब उसको वो इंटरेस्टिंग लगेगा, इंटरेस्टिंग स्लैश रेलिवेंट। तो आई थिंक दैट मैटर्स। सही। दानियल, ये बताइए कि मैं अपना पोर्टफोलियो कैसे डेवलप करूं? इन द सेंस कि एक तरीका तो ये है कि मैं अपवर्क पे जाऊं और मैं देखूं कि लोग क्या क्या, किस किस तरह के काम उनको करवाने की ज़रूरत है, और जो चीज़ मुझे नज़र आए कि इसकी फ्रीक्वेंसी खासी ज़्यादा है, मैं उसमें कोई प्रोजेक्ट करके, उसमें कुछ डेवलप करके अपने पोर्टफोलियो में डाल लूँ। या कोई और भी तरीका आपकी नज़र में? अच्छा सर, मैं अगर पोर्टफोलियो की बात करूँ कि अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, तो सर मैंने यही चीज़ें देखी थी कि मतलब अपवर्क के ऊपर कितनी जॉब्स आ रही हैं, मतलब किस फील्ड में ज़्यादा जॉब्स आ रही हैं। ठीक है ना, उस टाइम कंप्यूटर विजन का काफ़ी टाइम टाइम था, मतलब कंप्यूटर विजन का काफ़ी काम होता था। तो कंप्यूटर विजन का मेरा पोर्टफोलियो काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग बनाया था मैंने उस हिसाब से, क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट्स उस टाइम वही नज़र आ रहे थे। फिर एनएलपी का टाइम आ गया तो मैंने एनएलपी के ऊपर पूरा, फिर मैंने एनएलपी इंजन ही पूरा बना दिया था एज अ पोर्टफोलियो के लिए, कि मतलब रोमन सही है। उर्दू बेस का अगर एनएलपी इंजन कोई देखेगा तो अगला बोलेगा कि अगर इसने रोमन उर्दू में बना दिया तो ये किसी में भी बना देगा। जब और आई गेस मैंने रोमन उर्दू का जो एनएलपी इंजन बनाया था वो 2021 में बनाया था, जब चैट जीपीटी भी नहीं आया था ना ओपन एआई की एपीआई। ओपन हाँ, एआई की एपीआई होती थी और वो डिफरेंट वे में वर्क करती थी। तो दैट वाज अ रियली ह्यूज थिंग फॉर मी। तो उसने काफ़ी बूस्ट अप। तो प्रपोजल का मेन फोकस आपका यही होना चाहिए कि इस टाइम करंटली मार्केट के अंदर क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। ठीक है ना, किस चीज़ की मार्केट डिमांड इस टाइम ज़्यादा है। अगर आप राइट नाउ एआई के पोर्टफोलियो बनाते हैं कि जैसे आपने कोई एआई बॉट बना लिया या एआई एजेंट बना लिया या एआई ऑटोमेशन के ऊपर आपने पोर्टफोलियो अपना प्रिपेयर कर लिया, सो डेफिनेटली जी यू विल गेट अ गुड क्लाइंट। सही है। मुस्कान, डू वी हैव एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस, या फिर मैं जारी रहूं अपने? श्योर सर। सर, अगर पार्टिसिपेंट की कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क, रेज योर हैंड। जी सर, मीर, आप क्वेश्चन कर लें अपना। जी मीर साहब। जी सर। ऑलराइट। फराज हैदर, आप अगर सवाल पूछना चाहें। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम। जी जी। जी, मेरा सवाल सर दानियाल से है। सर मैं अभी फ़िलहाल जनरेटिव एआई सीख रहा हूँ। जैसा कि आपने कहा कि इसका अभी ट्रेंड भी है और आपका एक्सपीरियंस भी है इसके अंदर। तो आफ्टर लर्निंग दिस स्किल, मैं वैसे यूडेमी से सीख रहा हूँ, तो इसके बाद मैं अगर अपवर्क पे मुझे शुरू करना पड़े तो क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं या क्या 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 प्रोजेक्ट्स हैं जो अपने मैं
अपने मैं रेज्यूमे में ऐड कर सकता हूँ, बना सकता हूँ, मुझे क्या स्किल से शुरू करना चाहिए, इन सब चीज़ों को ज़रा काइंडली टच करिएगा। थैंक यू। ओके फराज। अच्छा फराज, मैंने आपका क्यूरी पढ़ी थी कि आपने जनरेटिव एआई, एलएलएम और डीप लर्निंग वगैरह के थोड़ी सी स्किल सेट्स वगैरह यूडेमी के थ्रू पढ़ी हैं, और थोड़ा कोर्सेरा का भी आई थिंक आपने बताया था कि कोर्सेरा से भी पढ़ी है। तो जस्ट डेफिनेटली मैं अब आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से स्टार्ट करें। आप जो आपने जो चीज़ पढ़ी है ना कोर्सेज के अंदर, कुछ ना कुछ उसके एक छोटा सा मतलब एज अ पेट प्रोजेक्ट कोई लें। अब तो चैट जीपीटी आ गया है, चैट जीपीटी से पूछेंगे जनरेटिव एआई के अंदर एज अ पेट प्रोजेक्ट में क्या काम कर सकता हूँ, तो वो आपको बता देगा। आप वो प्रोजेक्ट बनाएं। अच्छा, उसको इतना एग्जैजरेट नहीं करना कि आप एक एक महीना उसके ऊपर लगे हुए हैं। इतना प्रोजेक्ट हो कि आप 2-3 दिन, एक हफ्ते के अंदर उसको कंप्लीट कर जाएं और उसको कोई एज अ फेस के तौर पे सामने लेकर आ जाएं, जो कि आप उसको दिखा सकें मार्केट के अंदर। एलएलएम के अंदर आपके लिए बेस्ट केसेस है, आप कोई चैटबॉट बना लें जो कि आपकी पूरी मतलब आपसे कन्वर्जेशन वगैरह करे, मतलब या आपके साथ कोई डीलिंग वगैरह करे प्रॉपर। तो इस तरह का पोर्टफोलियो आप बना लें, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये कि नॉट गो टू स्पेसिफिकली अपवर्क। अपवर्क इज़ अ प्लेटफॉर्म जो कि आपको एक डायरेक्ट क्वालिफाइड लीड्स प्रोवाइड करता है, जो कि आपको एक क्लाइंट्स की शक्ल में नज़र आ जाती है बाद में प्रपोजल देने का। बट आई विल सजेस्ट यू कि आप जो काम करो और जो पढ़ो उसको लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करो, क्योंकि अपवर्क से ज़्यादा लिंक्डइन में बहुत पावर है क्लाइंट्स की पोटेंशियल के लिए, हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो लिंक्डइन को अपना स्ट्रॉन्ग करें, लिंक्डइन को अपना एक सेल्फ ब्रांडिंग का टूल बना लें कि मतलब पता चले दुनिया को फराज हैदर एक पाकिस्तान में बच्चा बैठा हुआ है जो जनरेटिव एआई एक्सपर्ट है, और दुनिया को बोलें कि भाई, दुनिया बोले कि भाई हमने फराज से ही काम कराना है। शो केस आप अपना आपको सेल्फ पोर्ट्रेट इस तरह से कर लें ऑन अ डिजिटल प्रेजेंस। और अपवर्क के लिए तो मैं आपको ये कहूँगा कि पोर्टफोलियो अपना स्ट्रॉन्ग बिल्ड करें, पेट प्रोजेक्ट्स बनाएं, मल्टीपल पेट प्रोजेक्ट्स जितने बना सकते हैं कि, और एक टारगेट रखें कि अपने आप अंदर के मैंने एक हफ्ते में एक प्रोजेक्ट लाजमी कंप्लीट करना है, मैंने एक हफ्ते में। तो इन अ वीक आपके पास 4 प्रोजेक्ट्स होंगे, उनको 4 को शोकेस करें, देन स्टार्ट गेटिंग द क्लाइंट्स। मुआज, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि पोर्टफोलियो में यानी किस तरह डेवलप करना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए? ख़ास तौर पे जिस तरह अभी फराज की बात थी, फ्रॉम द जनरेटिव एआई पॉइंट अच्छा, ऑफ व्यू। उसमें अभी जो गैप मुझे नज़र आता है जिसको हम यूटिलाइज कर भी रहे हैं एज एक्सपर्ट्स, वो ये है कि अभी इंडस्ट्री के अंदर जिन लोगों के पास वो स्किल्स नहीं है, या वो कंपनी हो सकती हैं या वो इंडिविजुअल बिजनेस हो सकते हैं, नॉन टेक्निकल, उसमें हम जनरेटिव एआई किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैं एज अ बिजनेस पर्सन अगर आपके पास एक रिक्वेस्ट लेके आता हूँ, बिकॉज ऑफ वक्त पे आपके पास बहुत बड़ी कंपनीज नहीं आएंगी, आती हैं ऑब्वियसली, बट दे डोंट इजीली हायर यू। तो शुरू वाले प्रोजेक्ट्स जो होते हैं आर फ्रॉम इंडिविजुअल्स, तो उनकी कोई बिजनेस रिक्वायरमेंट होगी, वो कहेंगे मेरा एक स्टोर है और मेरे स्टोर में 20,000 प्रोडक्ट्स का कैटलॉग पड़ा हुआ है, और उसकी एक डेटाबेस है, वो बता देगा आपको क्या चीज़ है उसके। वो यूज़ करके आपने एक कैसे जनरेटिव एआई सोल्यूशन बनाना है, पहली चीज़। डिप्लॉय कैसे करना है, दूसरी चीज़। उसको एवेल्युएट कैसे करना है, तीसरी चीज़। अगर आपके पास ये 3 चीज़ें हैं, ये 3 स्किल्स हैं, तो आप अपने प्रपोजल में इसको बता सकते हैं कि आई हैव डन समथिंग सिमिलर, और जहाँ पे मैंने एक बिजनेस प्रॉब्लम था, एक स्टोर था जिसके पास उनको क्लाइंट सेटिस्फेक्शन के लिए एक चैटबॉट चाहिए था या फीडबैक के लिए एक चैटबॉट चाहिए था, वो यूज़ करके मैंने इसको इस स्टैक पे डिप्लॉय किया। तो जब आपके पास ये स्किल्स होंगे तो, और डेफिनेटली दिस गोज इन कॉम्प्लीमेंट विद बट दानियल सेड अबाउट कि आप इसको लिंक्डइन पे पोस्ट करें। लिंक्डइन इज अ टूल फॉर सेल्फ ब्रांडिंग आजकल। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली भी लोग रीच आउट कर सकते हैं, या अगर आप अप्लाई करते हैं किसी रिमोट जॉब के लिए, इस तरह की किसी चीज़ के लिए, तो इट डेफिनेटली हेल्प्स। अगर आपने कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ की है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो आप उसको पोस्ट करें, अपना फीडबैक दें। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, व्हाट डू यू थिंक कैन बी डन इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, और इस तरह की चीज़ें अगर आप शेयर करेंगे और इंगेज करेंगे अपनी कम्युनिटी को लिंक्डइन के ऊपर, तो डेफिनेटली यू विल हियर बैक फ्रॉम देम। सही। फराज, एक और चीज़, एक वेबसाइट है cognitiveclass.ai। ये वेबसाइट IBM रन करता है इसे। इस पे डेटा साइंस और
कई और चीज़ों से रिलेटेड जो है ना, कुछ पास डेवलपमेंट पाथ्स हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, इज़ फ्री ऑफ चार्ज। और वहाँ पे वो लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह भी प्रपोज करते हैं, तो मे बी यू कैन गेट सम आइडियाज़ फ्रॉम देयर। सो इट्स कॉल्ड cognitiveClass.ai, और उधर से शायद आपको ज़रा अच्छी डिटेल्स भी मिल जाएं, यानी इसकी जो रिक्वायरमेंट्स प्रोजेक्ट वगैरह की हों। तो और दूसरे ये कि जिस तरह दालिया ने कहा था कि यू नो आपने ये जो इन चीज़ों को लाइक होस्ट देम समवेयर, सो दैट आपका कस्टमर जो आके आपने जो काम किया उसको, उससे कुछ खेल कूद कर सके, उससे प्ले अराउंड कर सके, उसे देख सके, उसे चला सके। उस तरह कस्टमर का कॉन्फिडेंस जो होता है ना, बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस फर्म होता है आपके काम के बारे में, व्हेन दे आर एबल टू एक्सेस योर वर्क देमसेल्व्स। इसी तरह कस्टमर जो है ना, बाज़ औक़ात वो आपका कोड भी देखना चाहते हैं, दे वांट टू सी कि आप स्टैंडर्ड्स वगैरह को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आई एम श्योर के दे आर कस्टमर हु डोंट केयर अबाउट दैट, लेकिन मेरे ख्याल में जो कस्टमर्स हाई पेइंग और हाई क्वालिटी के यानी मुतलाशी होते हैं, वो लोग इन चीज़ों में भी इंटरेस्टेड होते हैं। तो यू नो यू शुड ट्राई टू डेवलप, आप अपनी एक वेबसाइट बना लें या किसी तरीके से, ताकि आप ये आपकी जो एप्लीकेशन जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उस पर उन्हें होस्ट कर सकें, ताकि लोग आके उन्हें टच कर सकें, चेक कर सकें। और इसके अलावा कोड वगैरह अगर आपने अवेलेबल करना हो तो जाहिर है कि उसके लिए तो गिटहब मौजूद है। सो यू नो दीज आर सम मोर आइडियाज। अच्छा सर, अच्छा पोर्टफोलियो जी। में मैं एक और चीज़ बोलूँगा जी। कि एक वेब डेवलपर है, बाहर का है, वेस्टर्न, उसका नाम है ब्रूनो साइमन। तो गूगल पे जाके ब्रूनो साइमन का पोर्टफोलियो देखें। अब उसका पोर्टफोलियो देखने के बाद आप बोलिए, खुद जब बोलेंगे कि यार अपनी वेबसाइट बंदा उससे क्यों ना बनवाए। सही है, तो सही है, पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरे देखिए, वन शुड बी केयरफुल अबाउट, ये आपने वेबसाइट की बात की ना, कि अगर आप जेन एआई के डेवलपर हैं तो आपने तो एप्लीकेशन बना ली, लेकिन अगर आपको वेबसाइट्स बनाने का शौक नहीं है तो बेहतर है किसी और से बनवा लें, या फिर ये जो नो कोड टाइप की होस्टिंग प्लेटफॉर्म जो है ना उनको इस्तेमाल कर लें। क्योंकि बाज़ अवक़ात नॉन एक्सपर्ट जो वेबसाइट्स बनाते हैं तो उनको यानी देख के ही इंसान को तकलीफ होती है। सो खैर जनाब, आगे चलते हैं। मोहम्मद अवैस साहब, आप का सवाल। मोहम्मद जी, जी जी बोलें। भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर आ रही है। हाँ जी, फरमाइए। सर मेरा क्वेश्चन प्रोजेक्ट रिलेटेड था। सर अभी जो हम जो फ़र्ज़ कर ले, अभी मैंने जो नेक्स्ट जेएस का वो नेक्स्ट जेएस पे काम कर रहा हूँ सर, तो नेक्स्ट जेएस पे प्रोजेक्ट का थोड़ा सा इशू है सर, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट का आइडिया नहीं मिलता। तो अगर हम ये करके फिर यूट्यूब पर जाके कोई सा भी प्रोजेक्ट उठा के उसको देख लें और उसको एक दफ़ा कर लें, फिर उसके बाद अपने हिसाब से उसमें कोई चेंजिंग कर लें, तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होगी सर प्रोजेक्ट रिलेटेड। क्योंकि बिगनिंग लेवल पे हमें तो कोई आइडियाज़ नहीं आता है सर कि हम किस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाएं, प्रोजेक्ट से कोई इंडस्ट्री लेवल पे क्या क्या चीज़ें काम होती है, तो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है प्रोजेक्ट्स बनाने में। जी मुआज बताइए। नहीं, मेरा नेक्स्ट जेएस पे एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट आपका क्वेश्चन वैलिड है कि अगर आपकी कोई एक्सपर्टीज नहीं है किसी एक स्टैक के ऊपर और आप काम करना चाहते हैं तो व्हाट्स द बेस्ट वे। मुझे लगता है अगर मैं इस पोजीशन में होऊंगा तो आई ट्राई टू फाइंड पीपल ऑन लिंक्डइन। आप सर्च कर सकते हैं, उनको फॉलो करें जो उस सर्टेन चीज़ में एक्सपर्ट है। जैसे ये अभी दानियाल ने एक एग्जांपल दी है जिनका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। और लेट्स से अगर जेनेटिव एआई में मेरे जहन में चार पांच नाम है। एक लड़का पाकिस्तान का है, रिजवान मुनव्वर, ही इज़ वर्किंग विद अल्टरनेटिक्स। वो कंप्यूटर विजन के काफ़ी ट्यूटोरियल्स बना के डालता है, और आई हैव सीन हिम बिफोर ही वाज हायर्ड बाय अल्टरनेटिक्स। और वो करता क्या था, वो सिर्फ वो एक छोटी सी पाइपलाइन लेता था, उसको एक रियल वर्ल्ड यूज केस में कन्वर्ट करता था,
जैसे ट्रैफिक काउंटिंग हो गई, फुटफॉल हो गया, स्पीड हो गई, जो भी अवेलेबल चीज़ें हैं उनको बना के एक डेमो बना के उसकी एक छोटी सी वीडियो उसने डाली है, एक्सप्लेन करता था कि उसने अपनी पाइपलाइन में क्या किया है। और जैसे अल्ताफ साहब ने बताया, उसका कोड आप ओपन सोर्स अपने गिटहब पे डालें, उसको लिंक करें लिंक्डइन से, ताकि एक ऑथेंटिसिटी वाला फैक्टर भी आ जाए। तो मुझे लगता है ट्राई टू फाइंड पीपल हु आर एक्सपर्ट्स इन योर स्टैक और उनको फॉलो करें, उनकी चीज़ों पे काम करें। अगर आप डायरेक्टली नहीं कर सकते तो देखें व्हाट इज पॉसिबल फॉर यू इन इन दैट स्पेसिफिक स्टैक, और ट्राई टू टीच देम जो जो द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उस स्पेसिफिक स्टैक के अंदर। और दूसरे ये भी है कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट करना है तो ज़रूरी नहीं कि यूनिक ही हो, यानी कि वैसा प्रोजेक्ट आज से पहले कभी ना हुआ हो। तो अगर कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप उसको वैसी ही चीज़ बना लें, दैट्स प्रीटी गुड। और अगर आप एक आधा नया फीचर ऐड कर दें, दैट्स इवन बेटर। तो यानी ब्रांड न्यू, कंप्लीटली ब्रांड न्यू चीज़ें करना, ये अच्छी बात होती है, लेकिन दैट्स नॉट द ओनली वे। आप लोगों को अपनी कॉम्पिटेंस दिखानी है कि आप इस टाइप के प्रोडक्ट कर सकते हैं, एंड इफ़ यू शो दैट, दैट्स गुड इनफ। और वो यानी किसी और प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को कॉपी करके भी किया जा सकता है, उसमें मेरे ख्याल में तो ऐसा कोई मसला नहीं है। ये जो आपकी ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जिन पे आप कोर्सेज वगैरह लेते हैं, तो उसमें प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो सैकड़ों लोगों ने पहले किए होते हैं, वो एक ही प्रोजेक्ट जो। सो देयर इज नथिंग, इफ यू मेक अ वर्ड प्रोसेसर, तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है इसमें कि जी और लोगों ने वर्ड प्रोसेसर बनाए हुए। सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन कि अगर आपको कोई चीज़ नज़र आए, आप वैसी ही चीज़ बनाएं। क्योंकि ऑल दैट यू वांट टू डू इज यू वांट टू कन्विंस पीपल दैट यू कैन डू कॉम्प्लेक्स टास्क्स। तानियाल, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी सर, मैं इसमें बताना चाहूँगा। जो पाकिस्तानी एक लड़का है, अब्दुल अहद नाम है, लिंक्डइन पे आप लोगों को मिल जाएगा। वो नेक्स्ट जेएस के ऊपर ही काम करता है। सो वो उसका टारगेट जो होता है, वो हर वीक ना कोई एक नेक्स्ट जेएस के थ्रू पेट प्रोजेक्ट बनाता है और उसको लिंक्डइन पे मार्केट कर मतलब शोकेस करता है। तो आपको वहाँ से प्रोजेक्ट आइडियाज़ बहुत मिल जाएंगे। दूसरा, यूट्यूब पे एक लड़का है क्लेमेंट मिशेल, तो उसने बेसिकली क्या किया था, जैसे एक हमारे एल्गोरिथम्स होते हैं, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स या पाथ फाइंडिंग एल्गोरिथम्स, वो बैक के ऊपर नंबर डिजिट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं या बैक ट्रेस के ऊपर काम कर रहे। उसने सिर्फ उनको विजुअलाइज करा दिया था कि किस तरह से विजुअली काम करते हैं वो। तो एक वो काफ़ी अच्छा आइडिया था पोर्टफोलियो को शोकेस कराने का। तो आप इन बंदों को देखें और आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे, आई होप। ठीक है जी। सर एक और क्वेश्चन था सर। सर वो तो आइडियाज तो वही ना सर, यूट्यूब पे मिल जाते, मैंने एक दो उधर से भी किया है, लेकिन एक लोग कहते हैं कि ट्यूटोरियल हेल्प में नहीं पढ़ना, ट्यूटोरियल हेल्प में नहीं पढ़ना। तो अगर मैं ये करूँ कि यूट्यूब पे प्रोजेक्ट जाके देखूँ, फिर उसको अपने हिसाब से एक दफ़ा कर लूँ उसको, फर्ज कर ले मैंने एक वो देख लिया यूट्यूब पे प्रोजेक्ट, एक दफ़ा कंप्लीटली देख लिया, फिर अपने हिसाब से वो वीडियो देखे बगैर मैं कर लूँ, और जिधर मैं स्टक हो जाऊँ तो उधर वीडियो को दोबारा वॉच करूँ। तो वो ये भी ट्यूटोरियल हेल्प में आएगा सर? क्योंकि कहते हैं कि ट्यूटोरियल हेल्प में आपने नहीं पढ़ना, ट्यूटोरियल हेल्प में आप पढ़ेंगे तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। नहीं, ऐसा तानियाल नहीं है कि जी। अगर हेल्प लिए बगैर आप नहीं पढ़ पाएंगे। राइट नाउ अगर इस स्टेज पे हम लोग भी अपनी बात करें तो समटाइम्स हमें भी कहीं ना कहीं ऐसे आके फंस जाते हैं कि हमें भी हेल्प लेनी पड़ती है अपने सीनियर्स से, या अपने जो हमारे जो गाइडेंस वगैरह हमें जो कर रहे होता है। तो ये बात नहीं है, हाँ टोटली डिपेंड ना हो उसके लाइन बाय लाइन कोड के ऊपर कि आप उसकी लाइन देख रहे हैं फिर अपनी लाइन लिख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, कहीं पे जाकर अगर आप स्ट्रक हो रहे हैं तो हेल्प डेफिनेटली आप वहाँ से ले सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। जी। सर मोहम्मद कुछ अरहाम साहब। मैं कुछ ऐड कर दूं इसमें सर, जी जी, ट्यूटोरियल हेल्प। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। सर, वो जो बात कर रहे थे ना, इसमें ये होता है कि ना यू हैव टू गेट ऑफ द ट्रेनिंग व्हील्स समडे। तो हम जो करते हैं कि हम ट्यूटोरियल को देख रहे होते हैं और साथ साथ डेवलप कर रहे होते हैं। तो उसमें ये होता है कि इन दी एंड आप कुछ लर्न नहीं करते। तो आप ट्यूटोरियल देखें और उसके बाद खुद से कुछ बनाएं, बेशक वो जितना बुरा बने, लेकिन वो जो चीज़ बनेगी ना उससे आपकी रियल लर्निंग होगी। तो वो जो आप ट्यूटोरियल की बात कर रहे थे ना, तो उसमें मैंने कहा ये थोड़ा ऐड कर दूं। यार ये मुझे नजर नहीं आ रहा कौन सा बात बोल रहे थे सर मैं अभी, अवैध कौन? बात। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया ना, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, नेक्स्ट मोहम्मद अरहाम साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। फवाद।
सर वालेकुम मेरा सलाम। क्वेश्चन है लाइक मैं अभी फ्रेशर हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, मिनी वन स्टैक में दरअसल स्टार्ट कर रहा हूँ। तो लाइक मैं भी जस्ट उसको सीख रहा हूँ, साथ साथ अपना ट्यूटोरियल से और प्रोजेक्ट्स भी बना रहा हूँ ट्यूटोरियल से देख के। और कुछ खुद भी उनमें थोड़ा सा करने की कोशिश करता हूँ जितना कि मैंने नॉलेज लेता हूँ उनसे। तो डिफरेंट चीज़ें मैं यूज़ करके लाइक CSS और टेलमेंट CSS। तो इसका क्या रोड मैप होना चाहिए कि मैं इसको और मजीद बेहतर कर सकूँ? जी मुआज, आप कुछ बताएंगे? मुझे लगता है अगर आप फ्रेशर हैं और आप एक सर्टेन स्टैक में काम कर रहे हैं तो पहली चीज़ इज टू गेट अ जॉब। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो गेट एन इंटर्नशिप। पेड इंटर्नशिप नहीं मिल रही तो फ्री इंटर्नशिप से शुरू करें। लेकिन समहाउ गेट योर सेल्फ टूवर्ड्स जो काम बिल्डअप हो रहा है प्रोडक्शन सॉल्यूशंस के लिए। ट्यूटोरियल्स डेफिनेटली हेल्प, आई एम ऑल अप फॉर ट्यूटोरियल्स, बट एक छोटी सी लिमिटेशन ये होती है कि ट्यूटोरियल्स की एक एक सीक्रेट सॉस मिस कर रहे होते हैं। जब आप एक रियल वर्ल्ड सोल्यूशन पे काम करते हैं तो आप ट्यूटोरियल को एज अ बॉयलर प्लेट कोड, बॉयलर प्लेट का मतलब होता है एक स्टार्टर कोड की मद में यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको उसको कस्टमाइज करना पड़ता है। वो स्किल जो है वो एक ट्रेंड प्रोफेशनल और एक फ्रेशर को जो है ना मुझे लगता है डिस्टिंग्विश करता है। तो अगर आप फ्रेश ही हैं, अगर आप ग्रेजुएट हो गए हैं तो गेट एन इंटर्नशिप, आई थिंक मिल सकती है। अगर नहीं मिलती तो अनपेड मिल सकती है। अनपेड भी नहीं मिलती तो ट्राई टॉकिंग टू इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। मैं एक डेटा साइंटिस्ट हूँ या AI कंसल्टेंट हूँ। इसी तरह से बहुत ज़्यादा लोग अवेलेबल हैं इंडस्ट्री में, और पाकिस्तान में लोग जो है मुझे लगता है हेल्प करते हैं। अगर आप उन्हें रीच आउट करें, 5 लोगों को बोलें, 10 लोगों को बोलें, 15 को बोलेंगे तो एक आधे का रिप्लाई जरूर आ जाएगा और आपको जरूर गाइड करेगा कि व्हाट्स द राइट स्टेप फॉर यू। ओके सर, दानियल, थैंक यू। जैसे मैंने जी जी, जी जी सर, प्लीज करिए। नहीं आप बोलिए, क्या कह रहे थे आप? अच्छा, मैं कह रहा था लाइक मैंने इंटर्नशिप का काफी ट्राई किया है पहले, लेकिन जॉब का मैंने ट्राई किया है उसमें भी नहीं हुआ, तो इंटर्नशिप्स का भी नहीं हुआ। लेकिन पता नहीं, पाकिस्तानी मार्केट काफी सैचुरेटेड है मीन या मन स्टैक के वाले से, तो इस वजह से नहीं हो रहा। या कोई और स्टैक मुझे चूज करना चाहिए या किसी और चीज की तरफ मूव करना चाहिए? आई थिंक जॉब्स हैं मीन मंथ्स टैग की, और काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन आ, आपने कितनी कंपनीज में अप्लाई किया अभी तक? So, मैंने कोई ऑलमोस्ट 15 to 20 कंपनीज में किया है, उसमें इंटरव्यूज इतनी में दिए हैं, अप्लाई तो मैक्सिमम काफी में किया है। और कोई फीडबैक लिया आपने इंटरव्यू से? जी, फीडबैक मैं लेता रहा हूँ, लेकिन वो मोस्टली यही होता है कि उनको खुद नहीं पता होता किस वजह से रिजेक्ट कर रहे हैं। लाइक वो बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं कि जो मेरे फ्रेंड्स थे वो जिनका पास रेफरेंस होता है वो चले जाते हैं, और बाकी वैसे ही रह जाता है। अच्छा, अरहम, मैंने तकरीबन कोई 400-500 इंटरव्यूज लिए हैं उनमें AI डेवलपर्स, QA, डेवऑप्स, इस तरह के लोगों को हायर करने के लिए। इवन मेरी अपनी रिप्लेसमेंट हायर करने के लिए मैंने वाज लीविंग। तो आपकी बात कुछ हद तक ठीक है कि रेफरेंसेस वाले लोग जो हैं दे कैन इजीली गो थ्रू, बट मसला ये है, मैं अगर एक बंदे का इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मैं अपना टाइम दे रहा हूँ। मैं 10, 15, 20 मिनट, 25 मिनट जो भी है वो मेरे कंपनी का पेड टाइम है, तो मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप उनसे सिंसियरली पूछेंगे इंटरव्यू के एंड पे कि फीडबैक, मैं कोशिश करता हूँ हमेशा हर बंदे को फीडबैक दूं जिसका मैंने इंटरव्यू लिया है। अगर कोई पूछेगा तो मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा इन इन चीज़ों पे काम करें, सो देन यू आर एबल टू कम बैक अगेन 6 महीनों में, 5 महीनों में, और यू कैन एटलीस्ट बी एबल टू अप्लाई फॉर अनदर जॉब। तो और दोबारा अप्लाई करें, अगर 15-20 इंटरव्यू से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला और लोगों से फीडबैक लें, उस फीडबैक पे काम करें, और आई एम श्योर you'll be able to land a job afterwards. थैंक यू। इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि ये बड़ी अच्छी बात है कि वाइल यू आर अ स्टूडेंट आप ये वाले काम शुरू कर दें। इस वक्त ये जो दोनों हमारे एक्सपर्ट हैं, दानियाल ने आपको बताया, ये इस वक्त स्टूडेंट भी हैं, और मुआज जो हैं ये भी मास्टर्स की डिग्री कर रहे हैं जॉर्जिया टेक से। सो बीइंग अ स्टूडेंट दैट शुड नॉट बी अ हिंड्रेंस वो आपको उसमें, बल्कि इंटरेस्टिंग चीज़ जो स्टूडेंट एज में होती है, उन दिनों में होती है कि आप पे अमूमन जिम्मेदारियां नहीं होती, सो यू हैव मोर फ्रीडम। आप फ्री इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, अगर वो इंटर्नशिप जो है किसी बड़ी अच्छी जगह पे है जहाँ पे
अच्छे लोग काम करते हैं, जहाँ पे आपको अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। दानियाल, मुझे आपसे एक सवाल ये पूछना है कि आपके ख्याल में क्या बेहतर है कि पहले आप एक जॉब करें और फिर फ्रीलांसिंग शुरू करें, या फिर डायरेक्टली फ्रीलांसिंग में जाना आपके ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर है? क्योंकि जिस तरह अपने मुआज ने भी बात की थी कि जब आप जॉब करते हैं तो यू वर्क ऑन रियल प्रोजेक्ट, सो उससे आपको थोड़ा सा पता लग जाता है कि कस्टमर क्या चाहता है, कैसी चीज़ें चाहता है। दैट्स अ बेटर एक्सपीरियंस विच जिसकी वजह से आप फिर फ्रीलांसिंग में बेहतर काम कर सकते हैं। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? सर इसमें जो कैंडिडेट है, जी पेशा को लड़का या लड़की जो भी कैंडिडेट है, उसकी स्किल सेट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने अपनी प्रैक्टिस के दौरान या लर्निंग के दौरान कितनी स्ट्रॉन्ग की है। अगर सर मैं अपनी बात करूँ ना पर्सनली, तो मैंने जॉब बात पे की है, लोकली जॉब। मैंने फ्रीलांस जी, प्रोजेक्ट पहले उठाए हैं काफ़ी सारे। सही है। तो हर किसी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह से मैनेज कर सकता है, क्योंकि जॉब पे आपको ना एक पाथ मिलता है, आपको स्टेप बाय स्टेप मिलती है, गाइडेंस मिलती है कि अभी आपका ये टास्क है, देन यू नीड टू डू दिस सेकंड टास्क, फिर उसके बाद आपने ये करना है। अगर आप इसमें स्ट्रक हो गए हो और आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आपको गाइडेंस भी मिल जाती है कि इधर करना। बट अगर फ्रीलांस साइड की बात की जाए, आपको क्लाइंट से बोलता है कि ये मुझे इन दी एंड रिजल्ट चाहिए, कैसे करना है, क्या करना है। समटाइम्स तो इस तरह के भी क्लाइंट आते हैं कि हमें ये चाहिए, आप बताओ कैसे होगा। और समटाइम्स क्लाइंट पूरा प्रॉपर एक वर्क फ्लो लेकर आता है आपके लिए कि हमें इन इन जी, चीज़ों के साथ, इन इन स्टेप के साथ ये काम करना है। तो सर फॉर यूनिवर्सिटी ग्रेड्स मैं ये कहूँगा कि फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दें, अप्लाई करना शुरू करें, छोटी छोटी जॉब्स पे अप्लाई करना शुरू करें, लेकिन एक लोकल जॉब के ऊपर लाजमी जाएं, क्योंकि लोकल जॉब के ऊपर जाने से ना सर, उसमें सिर्फ ना कि आपकी स्किल सेट बेहतर होती है। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। अभी ज़रा ये दानियाल साहब को अपनी बात खत्म करने से प्लीज़। जी दानियाल। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जॉब पे ना सिर्फ आपकी स्किल सेट बेहतर होती है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होती है, जो कि बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्री के अंदर। आपका कम्युनिकेशन ठीक है, कि आपके बात करने का तरीका किस तरह से हो रहा है, कि किसी क्लाइंट के साथ या इवन कि किसी टेकी पर्सन के साथ। सेकंड चीज़ ये है कि आपने सिर्फ एक प्रोजेक्ट बना लिया, उसको शोकेस कैसे करना है और डिलीवर किस तरह से करना है, ये काफ़ी सारी चीज़ें आप जॉब से सीखते हैं एक एनवायरनमेंट सही में है, रहते हुए। और ये बहुत ज़रूरी होता है फ्रीलांस के अंदर भी। सही है। तो आप ये रेकमेंड कर रहे हैं कि थोड़ा सा आप अगर कुछ काम कर लें किसी कंपनी में, दैट कुड बी हेल्पफुल। ज़ाहिर एक्सेप्शंस होती हैं, बाज़ लोग वैसे ही ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, वो खुद ब खुद ऐसे काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जनाब, सवाल जनाब किन का अब होगा? अ, अ, का जी सर, जी, जी समीर, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। काफ़ी देर से आपका हैंड रेज है। मीर साहब। श्योर सर, हम मूव ऑन कर जाते हैं। जी जी सर, अगर आप अवेलेबल हैं तो सर आप पूछ सकते हैं। जी अच्छा, माइक का इशू था। अच्छा, मेरा जी क्वेश्चन जी, ये कि समटाइम वी नीड सम काइंड ऑफ गाइडेंस, और गाइडेंस के लिए बंदा अवेलेबल नहीं होता। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। वो कैसे, वैसे कि आप अवेलेबल हैं तो आपसे कैसे कांटेक्ट करें? एक तो क्वेश्चन मेरा ये है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीलांसिंग जो आपने मेंशन किया इसमें। उसमें एक है रिमोट जॉब्स है। तो और जैसे अभी आपने बोला कि ये जो फाइवर है या जो भी अपवर्क है, इस पे आपने एक जॉब कंप्लीट की तो बड़ा भुगतना पड़ता है, तो बंदा फ्रस्ट्रेटिंग सा होता है कि तुम्हारा हंटिंग कर रहा है, कम एंड गो। तो ये मुझे बताइए, जो रिमोट जॉब्स हैं, ये आप इनको कैसे कैटेगराइज करते हैं? और ये पहले ये बताएं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। जी मुआज। अच्छा, पहले मैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ। रिमोट जॉब जो हैं वो दो तरह से मिल सकती हैं पाकिस्तान में बैठे हुए इंसान को। एक तो लिंक्डइन है, ऑब्वियस तरीका, जो सबके लिए अवेलेबल है। दूसरा कुछ वेटेड प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे ट्यूरिंग है, टॉपटेल है, और कुछ और भी हैं। तीन चार कंपनीज हैं जो बेसिकली एक टेस्ट लेती हैं। तीन चार स्टेजेस में इंटरव्यूज होते हैं, फिर कोडिंग राउंड्स होते हैं, फिर टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं। उसके बाद वो आपको वेट करके अपने प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड कर लेते हैं।
then eventually they will expose you towards the pool of remote jobs that are available. वो आपको client से link करेंगे. They will keep a portion of your hourly rate. वो आपको नहीं पता होगा, आपका बस एक hourly rate सेट हो जाएगा जो 15 है, 20 है, 25 है. उसके अलावा वो खुद से क्लाइंट से वो जो भी hourly rate चार्ज करने में वो उनके पास चला जाएगा. इस इस वक्त ट्यूरिंग पे जॉब्स अवेलेबल हैं, ऑल्दो सैचुरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बट ट्यूरिंग और टॉपटेल अब इस वक्त इनवाइट ऑन भी हो चुका है. टॉपटेल पे आज से 2-4 साल पहले आप अप्लाई कर सकते थे, उनके इंटरव्यूज क्लियर कर सकते थे. अब उन्होंने हायरिंग फ्रीज लगाया हुआ है. अब वो खुद से किसी को इनवाइट कर लें तो वो अपने पूल में ऐड कर सकते हैं. उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है लिंक्डइन, मेरे कुछ जानने वालों को लिंक्डइन से भी रिमोट जॉब्स मिली है. उसमें काफ़ी एलिमेंट्स होते हैं जो मैंने मेंशन किए हैं. जैसे अब आप अपने आप को सेल्फ ब्रांड करते हैं, आप कुछ चीज़ें पब्लिश कर रहे हैं, आप कुछ आर्टिकल्स लिख के पब्लिश कर रहे हैं, कोई ट्यूटोरियल आपने रिप्रोड्यूस किया, उसको चला के उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके पब्लिश कर दी, और उसके बाद फिर आपकी प्रोफाइल एक खास हद तक अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी सी आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए एटलीस्ट. ये बेयर मिनिमम है, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं. नॉट जस्ट पाकिस्तान, यू आर कम्पीटिंग अगेंस्ट द होल वर्ल्ड नाउ. अब रिमोट जॉब की बात करें थ्रू लिंक्डइन, तो उसमें लास्ट आई हर्ड किसी बंदे ने 200-250 जॉब्स पे अप्लाई किया था एंड ही गॉट एन इंटरव्यू. आउट ऑफ दैट आई गेस 2 या 4 इंटरव्यू मिले थे उसको. उसके बाद रिमोट जॉब भी मिल गई थी इवेंचुअली. तो जस्ट लाइक अपवर्क, रिमोट जॉब्स भी मिल जाती हैं, बट मेहनत करनी पड़ती है. अपवर्क से थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है से, क्योंकि पूल बहुत बड़ा है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, पोर्टफोलियोज बने हैं, और उनकी एक्सेस यही है कि अगर एक बंदे के पास 200 एप्लीकेशंस आ रही हैं तो उसमें वो देखेगा जिसका पोर्टफोलियो थोड़ा बेहतर है, एटलीस्ट कैची है, उसको वो इंटरव्यू के लिए आगे फॉरवर्ड कर देंगे. बाकी एक्सपर्ट्स वाली बात जो आपने की है, मुझे लगता है, लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. अगर मैंने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है बाहर की, जॉर्जिया टेक, और मुझे नहीं पता कि उस यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस क्या है, और वेबसाइट पे लिखा हुआ है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ बातें होती हैं जो आपकी और क्यूरियोसिटी होती है. कोर्सेज कैसे हैं, आपका वर्कलोड कैसा होगा, मैनेज हो जाता है, फायदा है या नहीं. तो आपने लेट से स्टूडेंट्स ढूंढने जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ जॉर्जिया टेक से, तो आई थिंक आप फिल्टर आउट कर सकते हैं लिंक्डइन के थ्रू. लोग ढूंढ सकते हैं जिन्होंने, जो पाकिस्तानी लोग जॉर्जिया टेक में पढ़ चुके हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं. इट्स नॉट दैट हार्ड. और अगर आप स्टैक की बात करते हैं एएमएल के अंदर, वो भी मुझे लगता है कदरे आसान है. लिंक्डइन पे कुछ ग्रुप्स भी होते हैं. उसके अलावा आप जॉब टाइटल्स के बेसिस पे और लोकेशन की बेसिस पे लोगों को सर्च कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स को. जी अस्सलाम वालेकुम सर. अल्ताफ खान, जफर हेयर सर. अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर कर दूं. जी बिल्कुल, मेरी तरफ से आपको 100% इजाज़त जी अस्सलाम वालेकुम. फर्स्ट ऑफ ऑल है. हैट्स ऑफ टू यू मॉस एंड दानियाल. तो इस वक्त मैं कैलिफोर्निया में हूँ और बहुत अच्छी यहाँ सनशाइन है. तो अमेजिंग अमेजिंग टिप्स. तो लेकिन हमारे इस वेबिनार का पर्पस यही है कि हम खुल के बात करें. तो सर मुआज एंड सर दानियाल, अगर मैं अपनी कुछ लर्निंग, अगर आप इजाजत दें तो. जी बिल्कुल, गो अहेड. जी जी. तो देखें, काफी सारे स्टूडेंट जो हैं, जो हम नॉर्मली जो बातें करते हैं ना, जो नॉर्मली जिंदगी में लोग सक्सेसफुल होते हैं, वो होते हैं प्रिविलेज्ड लोग. आईक्यू अच्छा था, अच्छे घर पैदा हो गए, अच्छे स्कूल चले गए, अच्छे टीचर मिल गए. जो एक देहाती बच्चा है जो फर्स्ट जनरेशन कॉलेज में गया है और कॉलेज में प्रोफेसर, और जिसे इंग्लिश भी नहीं आती, बस रट्टा मार के पास हुआ, और ठीक है वो पढ़ाई में भी बेशक नंबर अच्छे थे उसके, लेकिन यूनिवर्सिटी में गया, प्रोफेसर स्टार्ट हो गया, व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट इज अब्स्ट्रक्शन, और उस गरीब ने उनको रट्टा मारना शुरू कर दिया. जब 2 सेमेस्टर गुजरे तो वैसे एडवांस सब्जेक्ट स्टार्ट हो गए, तो सब कुछ उसके ऊपर से गया. और फिर उसे ये आइडिया हुआ, फिर उसे हमारी सोसाइटी ने ये बताया कि परहैप्स तुम्हारा ना इंटरेस्ट डिफरेंट है. तो ऐसा बच्चा जो है, लेट्स सपोज वो डिग्री कर भी ले, या छोटे सिटी का जो बच्चा है जब वो पढ़ भी लेता है, तो इट इज मिशन इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेट इनटू अ गुड कंपनी इवन इन लाहौर,
I am talking about 90% population of the country, 90% graduates of the country. और इन जॉब से भी आगे नेक्स्ट स्टेप मुश्किल है कि अगर आप अपना काम करने की कोशिश करें, फ्रीलांसिंग करें, वो भी एक मुश्किल काम है। यानी कि ये चीजें वो बंदा कर सकता है जो कि थोड़ी सी बेहतर यूनिवर्सिटी का था या थोड़ा सा सेल्फ स्टार्टर है, जो इतना अच्छा हो चुका है कि वो सेल्फ स्टार्टर है। ऑनेस्टली बताऊं, मैं अगर मैं स्टूडेंट लाइफ में वापस जाऊं और मैंने मर्न स्टैक खुद सीखना हो तो मैं नहीं सीख पाऊंगा, मैं जो मर्जी कर लूं, इट इज आउट ऑफ माई कैपेबिलिटी। या कोई भी लैंग्वेज सीखनी हो तो अभी ऐसे बच्चों के लिए क्या किया जाए? तो ऐसे बच्चों के लिए मेरे पास एक, जो मैं अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर देता हूं, जो हमें सक्सेस मिल रही है, कि अभी हमारे 5 बच्चे स्प्रिंग 2025 में अमेरिका में स्कॉलरशिप पे आ रहे हैं और उन्हें महीने का मिलेगा $2000 और उन्होंने 1 रुपया नहीं लगाया, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। अभी पिछले साल हमारे फॉल 2024 में कोई 12 के करीब बच्चे आए। ये वो बच्चे हैं जो कि अगर मैं इनको गाइड करूं कि आप लाहौर में किसी कंपनी में इंटरव्यू करवा लें, जॉब ले लें, तो इट इज इम्पॉसिबल टू डू। मे भी शायद उन 12 में से किसी एक को जॉब मिलेगी, बाकी को नहीं मिलेगी। बल्कि कंपनी वाले उल्टी मेरी बेइज्जती भी करेंगे कि भाई ये कंपनी है, ये वेलफेयर ट्रस्ट नहीं है मुफ्त की पैसे देने के लिए। तो बाद में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जब हम बात करते हैं ना कि एक अच्छा अपना स्टार्टअप बनाना, तो शायद 1,00,000 लोग ट्राई करें, एक बना लेगा। लेकिन अगर 1,00,000 लोग फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें तो उनमें से 50,000 को मिल जाएगा बड़े आराम से। विद करंट जो लेवल ऑफ एजुकेशन है पाकिस्तान में, उनमें तो स्टूडेंट्स इस पाथ को भी लाजमी एक्सप्लोर करें, तो इसको इग्नोर ना करें, बिकॉज इट इज मच इजियर टू गेट अ स्कॉलरशिप देन टू गेट अ जॉब इन लाहौर। जो छोटे सिटी के बच्चे हैं, आप जो मर्जी कर लें, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, यू विल बी ट्रीटेड एज अ स्टूडेंट। और जो डिसएग्री कर रहे हैं वो खुद भी ट्राई कर लें। तो लेकिन अगर आप सिलिकॉन वैली में आते हैं तो यू विल बी ट्रीटेड एज अ फर्स्ट क्लास सिटीजन विद योर करंट लेवल ऑफ इंग्लिश, करंट लेवल ऑफ एक्सपर्टीज। तो अगर किसी को गाइडेंस चाहिए तो हम गाइडेंस देने के लिए तैयार हैं इस बारे में। चलें सर, इतना ही कहना था मुझे, कंटिन्यू करें बाकी लोग क्वेश्चन। जी जफर साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हर आदमी का अपना पाथ होता है। बाज़ लोग जैसा आप कह रहे हैं उस पाथ पे चलने में उनको आसानी होती है, उनको इजाज़त होती है, वो करना चाहते हैं। बाज़ लोग जो हैं उनके ड्रीम ज़रा मुख्तलिफ होते हैं। तो अच्छी बात है कि आप उन लोगों को असिस्ट कर रहे हैं कि जो लोग ये जो एडमिशन वाला पाथ जो फॉलो कर जाते हैं। लेकिन मैं इस बिजनेस में 3-4 डेकेड से हूँ, तो नॉट एवरीबडी हैज़ द सेम ड्रीम्स। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये जस्ट इट इज तो एन ऑप्शन। जो लोग चाहते हैं कि वो गूगल में जॉब करें $25,000 स्टार्टिंग सैलरी पे, जो 2 महीने का $2,000 स्कॉलरशिप चाहते हैं, जी तो दे शुड बी अवेयर ऑफ दिस कि इट इज अ पाथ। आप पाकिस्तान के किसी भी गांव से हैं तो इट इज डूएबल। तो मैं बिल्कुल सिर्फ सही, ये चीज ऐड करना चाह रहा था कि बिल्कुल सही, अवेयरनेस के लिए, अवेयरनेस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया। जी जी सर, कंटिन्यू अच्छा करें। जी जी। नेक्स्ट जनाब काजिम रज़ा साहब, आपका अगर कोई सवाल हो तो। मोहम्मद काजिम रज़ा जी। अच्छा, अदीन अली खान, आपका जनाब कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम काजिम साहब जी। सर मैं अभी बैचलर का स्टूडेंट, मतलब समझे हूँ, अभी एफएससी रिसेंटली क्लियर हुई है। तो जी बहुत में सवाल ये था कि डाटा साइंस जैसे हैं, जैसे वो डाटा साइंस के मतलब एक्सपर्ट हैं, तो उनसे ये पूछा था कि डाटा साइंस का मतलब हमें एडमिशन लेना हो, लेकिन मेरा ताल्लुक आईटी से नहीं है, आईटी बैकग्राउंड से ना,
वैसे मैंने एफएससी भी और मतलब मैट्रिक भी प्री मेडिकल मतलब से की है ना, तो मेडिकल से रिलेटेड ताल्लुक है। लेकिन अगर फील्ड स्विच करना चाहे तो डेटा साइंस बॉस भाई के रिलेटेड कैसी है, स्विच करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और इसमें आगे हमें मतलब कोई डिफिकल्टी आ सकती है जैसे कोडिंग के हवाले से है क्या? आप अभी आपका कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? सर अभी मैंने बीएस माइक्रोबायोलॉजी में एडमिशन ली है, बीएस माइक्रोबायोलॉजी में। लेकिन पापा भी कह रहे हैं कि चेंज कर, अभी ऑप्शन भी है मेरे पास, पापा कह रहे हैं कि चेंज कर लो, किसी आईटी फील्ड में स्विच कर लो। तो डाटा साइंस कैसी फील्ड है, किसी और आईटी फील्ड के बता दें। अच्छा, अगर आप अभी स्विच कर सकते हैं और अगर आपका इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आई रिकमेंड कि आप स्विच कर लें। बाकी अगर प्री मेडिकल बैकग्राउंड से आप हैं तो आई डोंट थिंक मसला बहुत ज़्यादा होगा आपको। पहले 2-3 सेमेस्टर जो कैलकुलस पढ़ाते हैं उसमें डेफिनेटली मसला आएगा। उसके अलावा आई थिंक यू कैन कोप अप विद दैट। बाकी डाटा साइंस एज अ फील्ड इज़ वेरी गुड, दी मोस्ट इमर्जिंग फील्ड इन द वर्ल्ड राइट नाउ। बहुत जॉब्स हैं, पाकिस्तान में एक बूम आया रिसेंटली पिछले 4-5 सालों में। और जेनेटिव एआई की बात तो डेफिनेटली अब काफ़ी ज़्यादा जॉब्स पाकिस्तान में जिस रेशो में पहले थी उससे 2 गुना या 3 गुना हो चुकी है। और आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फील्ड। अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं रिगार्डिंग व्हाट सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस दैट यू आर सीइंग, मतलब आप क्या लग रहा है किस तरह के चैलेंजेस आएंगे, तो आई थिंक आई कैन आंसर दैट। वरना आई थिंक इट्स अ गुड फील्ड, यू कैन लाइक स्विच इफ यू कैन। लाइक सर लाइक सर मैं कोडिंग का मुझे इंटरेस्ट ऐसा नहीं है, क्योंकि आई थिंक मुझे डिफिकल्ट लगती है, क्योंकि मैंने मतलब आदी ही नहीं है उसका ना। तो आपको क्या लगता है कि सी कोडिंग एस हम फिफ्टी सी एस फिफ्टी का नाम सुना? नो सर। सी एस फिफ्टी एक कोर्स है, वो लें। मेरे छोटे भाई ने भी प्री मेडिकल बैकग्राउंड से स्विच किया था। वो फास्ट इस्लामाबाद से बैचलर्स कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो पहली चीज़ जो मैंने उसे दी थी टू जस्ट टू मेक श्योर कि उसे स्विच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सी एस फिफ्टी था। उसकी उसने असाइनमेंट्स की, आई थिंक उसने पाइथन या सी प्लस प्लस में वो कोर्स लिया था। वो कोर्स लेके उसे पता चल गया था क्या उसको इस साइड पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। साइड से सी एस फिफ्टी का कोर्स है, वो ले लें। डिड नॉट टेक मोर देन अ मंथ और यू विल नो बेटर कि आपको स्विच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी एक आखिरी कमेंट ये है, इन कंपैरिजन टू माइक्रोबायोलॉजी डेटा साइंस की बहुत बहुत ब्राइट स्कोप है। यू कैन परस्यू एकेडमिया जैसे जफर साहब ने बोला है, यू कैन गो फॉर जॉब्स इज वेल, रिमोट जॉब्स कर सकते हैं, या यू कैन सेल्फ पेस अगर आप हैं तो काफी स्कोप है। और सर थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा कि CS50 के एंड पे एक कंपटीशन होता है, CS50X पजल डे के नाम से। तो आई कोड गुरु के 600 स्टूडेंट्स ने उस पजल को विन किया था लास्ट ईयर 2024 में। तो वही दिस वाज द फर्स्ट टाइम। तो अभी हम क्या कहते हैं कि आई थिंक उसमें सेकंड थे आफ्टर यूएसए। लास्ट ईयर हम 9th थे। तो आई कोड गुरु के जो स्टूडेंट्स हैं वो उसके कंपटीशन में जाते हैं। सही। जी, अदीन अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, एम आई जी ऑडिबल? जी जी। ओके, सो मैं मतलब अगर थोड़ा इंट्रोडक्शन अपना दूं तो मैं करंटली जैसे 2023 में मैं ग्रेजुएट हुआ था। उसके बाद मैंने मल्टीपल इंटर्नशिप्स करी हैं और जॉब्स भी अप्लाई किया और मुझे मतलब जॉब्स मिली भी हैं। बट मेरा जो लैक ऑफ मतलब क्या कह सकते हैं कंसंट्रेशन थी, या मतलब मेरी लैक ऑफ मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि मैं किस फील्ड को चूज़ करूं। इसकी वजह से मुझे मेरी जो पूरी जो प्रोफेशनल जर्नी है उसमें भी काफ़ी इश्यूज अभी तक आए हैं। फॉर एग्जांपल अभी 2024 है तो, बट अभी करंटली मैं एक रिमोट जॉब कर रहा हूँ, और मेरी जो अभी करंट जो मेरी जो है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ वो बेसिकली एज अ रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन या पावर ऑटोमेट या पावर एप्स पे मैं काम कर रहा हूँ। बट मुझे अभी भी वही मेरे साथ इशू है कि मैं मतलब मैं जो चीज़ देखता हूँ तो मुझे ऑटोमेशन में या रोबोटिक और प्रोसेस ऑटोमेशन में तो कॉम्पिटिशन नज़र आता नहीं है। बट मुझे इस वजह से भी थोड़ी सी मतलब वो मुझे बड़ा डर लगता है कि अगर मैं इस फील्ड में अगर आगे जाता हूँ या ग्रो करता हूँ तो मतलब इसमें ग्रोथ कितनी अगर मैं कर सकता हूँ। और मेरा दूसरा ये भी क्वेश्चन है कि मैं अगर मैं इससे स्विच करना चाहूँ टॉर्ड्स जनरेटिव एआई और एआई, तो मैं मतलब किस तरीके से स्विच कर सकता हूँ? जी दानियाल, आपका ख्याल है?
अच्छा सर, इन्होंने बात की आरपीए की। आरपीए जी राइट नाउ काफ़ी अच्छा एक टॉपिक है जिसके ऊपर काफ़ी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, ठीक है ना, उनको ज़रूरत भी है। लेकिन अब आरपी के अंदर ना उसकी चीज़ के अंदर एक चीज़ की एडवांसमेंट आ गई कि वो एआई को भी अब साथ में यूज़ करना चाहते हैं, कि लाइक आरपीए के अंदर वो ओसीआर यूज़ कभी कभार करते हैं फॉर डिटेक्टिंग द डिजिट्स फ्रॉम द डॉक्यूमेंट, और उसके अंदर एनएलपी की भी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। तो मेरी एडवाइस इनको यही होगी, सजेशन, कि आरपीए के साथ ये एआई को देखना शुरू कर दें, स्टार्ट करना, और एआई की बेसिक से स्टार्ट करें, और उसमें देखें कि वो किस तरह से आरपीए और एआई को मिला के किस तरह से आगे यूज़फुल, अभी जहाँ करंटली वो काम कर रहे हैं उसी के यूज़ केस को रखते हुए वो एआई की इम्प्लीमेंटेशन देखें कि वो किस तरह से इसमें एआई को यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि यानी यू शुड गो टुवर्ड जनरेटिव एआई और नॉट, तो वो तो यार आपकी मर्जी है। और इसमें ये ज़रूर है कि बाज़ लोगों का उसमें यानी दिल नहीं लगता, तो यू कैन फाइंड सही है। आउट वेरी इजीली। और उसका तरीका ये है कि उसका कोई एक आधा ट्यूटोरियल जो है करके देखें, एंड इफ़ यू एंजॉय दैट देन दैट्स समथिंग यू शुड परसू। लेकिन ये जो अभी दानियल ने बात की, इसमें फ़ायदा ये है कि आप ऑलरेडी हैव सम एक्सपर्टीज बिल्ट इन, तो उसके ऊपर आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं अगर ये एआई वाले कंपोनेंट, तो उससे मेरे ख्याल में यू विल हैव अ ब्राइटर फ्यूचर। अमूमन अगर आप जहाँ भी आप दो फील्ड्स को मिक्स कर रहे होते हैं ना, यानी व्हेन यू नो टू और मोर फील्ड्स, एंड और आप उन दोनों को इकट्ठा इस्तेमाल कर सकते हैं या इकट्ठा डिप्लॉय कर सकते हैं, वो बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ होती अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि आरपीए का एक सिग्निफिकेंट ओवरलैप है रीइंफोर्समेंट लर्निंग के साथ और उसके अलावा मशीन विजन के साथ। और जैसे अल्ताफ साहब ने कहा, आरपीए आई थिंक इज़ अ नीश। नीश का मतलब ये होता है एक स्पेशलाइज्ड ट्रैक, एक स्पेशलाइज्ड ट्रैक जिसके लिए आपको आम अमूमन हर इंजीनियर के पास वो स्किल नहीं होता। आई थिंक हाइब्रिड वुड बी द बेस्ट वे टू मूव फॉरवर्ड। अगर आप आरपीए की उस विसिनिटी के अंदर आरएल एल्गोरिथम्स जो आरपी के लिए यूज होते हैं, या मशीन विजन एल्गोरिथम्स जो पाथ प्लानिंग एल्गोरिथम्स होते हैं, या ये स्टार सर्च जो भी है कि आपको मिल जाएंगे थोड़ी सी सर्च पे। तो आई थिंक इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स समथिंग जो कि बहुत डिफरेंट है, जिधर बहुत ज़्यादा सेचुरेशन है जनरेटिव एआई में इस वक्त, और उसे बहुत बेहतर होगा अगर आप आरपीए का कोई हाइब्रिड ढूंढें एआई के साथ। वो प्रॉब्ली आरएल होगा या मशीन विजन होगी। हेलो, है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मेरी आवाज़ आ रही है? जी माज भाई, मेरा सवाल आपसे ये है, मैंने बीकॉम किया हुआ है, मैं डेटा एनालिस्ट की फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो सर ये कैसा रहेगा मेरे लिए? मैंने बीकॉम किया हुआ है सर। आपका कोई प्रायर आईटी एक्सपीरियंस है? पहले से कोई आईटी में काम वगैरह किया आपने? नहीं सर, आईटी में तो नहीं किया, मुझे एमएस एक्सेल वगैरह पावर पॉइंट ये सब आता। बाकी मैं पाइथन सीख रहा हूँ आई कोड गुरु से, और अभी इंशाल्लाह ताला एसक्यूएल भी सीखूंगा सर। अभी पाइथन सीख रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें ये है कि आप बीकॉम के बाद पेड जॉब जो एंट्री राउट होगा वो टेक्निकल, वो एक डेटा इंजीनियर के नाम से एक रोल होता है, डाटा एनालिस्ट से थोड़ा सा हटके। उसमें थोड़े बेसिक टास्क होते हैं, जैसे डेटा एनोटेशन आ जाती है, या डेटा मेंटेनेबिलिटी आ जाती है, क्या आपने डेटा को मैनेज करना है, इमेजेस को एनोटेट करना है, डेटा को क्लीन करना है। उस स्किल को देखें। उस पे मुझे लगता है अगर आप कुछ सर्टिफिकेशन ले लेते हैं यूडेमी वगैरह से, उसके बाद आप अपवर्क पे देख सकते हैं, आपको जॉब्स मिल सकते हैं। बट उसके लिए अगर आपने अपवर्क पे काम करना है, तो उसके लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना होगा। विल हैव टू मेक श्योर कि आप एक क्लाइंट को अपने आप को बेच सकें, बता सकें कि मैं ये कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ। तो आई थिंक डेटा एनालिस्ट स्लैश डेटा इंजीनियर के जो रोल्स होते हैं वो पाकिस्तान में भी बेशुमार मिकदार में अवेलेबल होंगे। आपको इंटर्नशिप मिल सकती है। आप हाईकोर्ट गुरु से अपना कोर्स खत्म करें, उसके बाद अगर कोई सर्टिफिकेशन कर सकते हैं और साथ में कोई इंटर्नशिप लीडिंग टू जॉब ढूंढ लें। डेटा एंट्री, डेटा एनोटेशन, डेटा इंजीनियर, इनके अंदर थोड़ा सा ओवरलैप है, तो आई थिंक वहां से प्रॉब्ली कुछ हो सकता है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, तो मेरा सर के सेवन मेरा जो सेमेस्टर मेरा स्टार्ट है सर। मैं एमएल बेस यानी कि काम भी करूँ एमएल के ऊपर और एआई के ऊपर। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैंने एमएस जो है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और उसके अंदर जो है ना मैंने वो करना है। तो इसके बारे में मुझे थोड़ा सा वो कर दे, गाइड कर दें। और एक और बात इधर ऐड करनी मैंने कि मैंने एल्स अभी तक जो है ना दिया नहीं है। तो मैं जो है ना अगले साल तो नहीं जाऊंगा, तो उससे अगले साल मैं जो है ना जाऊंगा। तो इस हवाले से भी थोड़ा सा मुझे वो कर दे, गाइड कर दे कि मुझे क्या है जितना पास वो करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। सॉरी मैं म्यूट पे था। अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं और आप ऑलरेडी आपका कुछ बैकग्राउंड है एमएल एआई में, और मुझे लगता है आपका एफआईपी भी एआई की साइड पे ही होगा, एक चीज़ जो बहुत हेल्प कर सकती है आपको आगे मास्टर्स एडमिशन के लिए, वो रिसर्च असिस्टेंट्स की पोजीशन होती है। हर यूनिवर्सिटी में नहीं एग्जिस्ट करती, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आप धक्के से कर सकते हैं। किसी भी प्रोफेसर के पास जाएं जो पीएचडी है, जिसने कुछ पब्लिकेशंस की हुई हैं, एमएल में आपकी ओवरलैप है, आप जो काम कर रहे हैं उसका किसी के साथ ओवरलैप है, आप उसके साथ मिलकर एक रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हैं। उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि आप ज़्यादा बेहतर यूनिवर्सिटीज टारगेट कर सकते हैं फॉर स्कॉलरशिप। और एक चीज़ आपको और फिगर आउट करने की ज़रूरत है, आपके पास तीन चार पाथ्स हैं। आपको यूएस में स्कॉलरशिप लेना रिलेटिवली मुश्किल है। अब चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में भी आई थिंक स्कॉलरशिप मिल भी जाए, लेकिन लिविंग कॉस्ट होती है, कुछ ब्लॉक अमाउंट चाहिए होती है। तो चाइना, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह की जगह पे स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। तो इसको रिसर्च करना शुरू कर दें। अगर आपने 2 साल पहले जाना है तो आपको एटलीस्ट अगले 6 महीने में पता होना चाहिए कौन सी यूनिवर्सिटीज, कौन से रीजन आपके लिए वायबल है, स्कॉलरशिप्स क्या है, उनके रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया क्या है, उनकी गाइडलाइंस क्या है। और साथ में अगर आप कुछ रिसर्च कर लेते हैं, एमएल एआई के अंदर एक पेपर पब्लिश कर लेते हैं, तो आपके बहुत बहुत अच्छे चांसेस होंगे होपफुली। तो मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा। मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है, हाई कोर्ट गुरु के मैनेजमेंट से मेरा ताल्लुक है और मैं यहाँ सिलिकॉन वैली बे एरिया में होता हूँ। तो एक तो आपका थैंक यू फॉर दिस ग्रेट वेबिनार सर अल्ताफ। तो दूसरी दफा आए हैं, वी हैव बीन इंटरेक्टिंग विद हिम बिफोर, और आप लोग भी थैंक यू फॉर दिस। तो जो स्टूडेंट का क्वेश्चन था, देखिए हम हाई कोर्ट गुरु पे जिस तरह अभी डॉक्टर जफर कह रहे थे, हमारे 5 स्टूडेंट्स इस अभी स्प्रिंग सेमेस्टर में यूएस आ रहे हैं मास्टर्स पीएचडी के लिए, राइट। तो देखने में हम भी जब पाकिस्तान में थे, हमें भी ये लगता था कि यूएस में आना मुश्किल है, ज्यादा कम्पिटिटिव है, वीजा प्रोसेस मुश्किल है, पहले मास्टर्स में एडमिशन नहीं मिलेगा, फिर फंडिंग भी नहीं मिलेगी। मैं नस्ट से हूँ, मैं नस्ट में मैंने टॉप किया था और मुझे भी ऐसा ही लगता था, मेरे साथ बाकी बच्चे थे उनको भी यही लगता था। हमें से कुछ जर्मनी चले गए, मैं और डॉक्टर फ्रांस चले गए। लेकिन अब जब हमने यहाँ आके देखा है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अभी, देखे ना, हमारा एक स्टूडेंट यहाँ पर जो आए हैं, लोएस्ट जीपीए 3.17। मतलब दे आर नॉट दी टॉपर्स इन देयर क्लास। मतलब मैं उनको अक्सर कहता हूँ कि आप तो अपनी क्लास में भी टॉप नहीं कर रहे, और आपको यूएस में फुली फंडेड एडमिशन मिलता है। तो अपॉर्चुनिटीज हैं। आप सिर्फ ये है कि यू नीड टू नो कि आपने किस कहाँ अप्लाई करना है, और आपको क्या क्या आपके रिज्यूमे में, आपके प्रोफेशनल में क्या चीज मिसिंग है। और इस चीज में आईकोड गुरु हेल्प करता है। मतलब ये एक हमारा पाथ है ना, कि आप जब यहाँ पर आते हैं, आप जिस तरह अभी आप ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, फिर आप हैकाथॉन्स में जाते हैं, आप कोडिंग कंपटीशन में जाते हैं, ये हार्वर्ड का जो CS50 एक्सपोजर पर डे है, स्टैनफोर्ड के का जो कोड इन प्लेस है, इन सारी चीजों पे हम अपने स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं। उनका प्रोफाइल इतना ऊपर चला जाता है कि यहाँ पर उनको फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स मिलते हैं। और ये स्टूडेंट्स को इन्होंने कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं शो करनी होती, क्योंकि जब आपको यूनिवर्सिटी फंड कर रही होती है ना, तो उसके बाद आपको जरूरत नहीं है कि आप कोई फंड शो करें कि आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी कह रही है कि हम इनके जो ट्यूशन है और लिविंग है उसके एक्सपेंसेस यूनिवर्सिटी पे कर रही है। आपके पास एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। तो जी आप जो भी 7th सेमेस्टर में है, इट्स अ ग्रेट टाइम। मेरा ख्याल है हमारे तो अभी 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, वो नेक्स्ट ईयर आने के लिए यहाँ पर अभी आईलेट्स दे रहे हैं, वो अपने रिज्यूमेस प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यू शुड, मैं आपको एडवाइस करूंगा आप आई कोड ग्रुप पे आए। यहाँ के इट्स अ फ्लो, राइट। आप एक दफा जो एक्टिविटीज करें, आप एक्टिविटीज करते जाएं और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका रिज्यूमे इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आपका करियर प्रोफेशनल जो रिज्यूमे है वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप यू विल बी हियर इन अ ईयर। तो
जरूर इस पाथ को फॉलो करें। ये चीज जो ये चीज हम समझते हैं कि यूएस आना मुश्किल है, ठीक है, ये एक परसेप्शन है, लेकिन अगर आपको सही गाइडेंस मिले तो अगर आपका 3 जीपीए है और लोगों को यहाँ पे फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं और लोग यहाँ पर आकर मास्टर्स और पीएचडी करें, तो इट मीन्स कि ये इतना मुश्किल नहीं है। इट्स जस्ट यू नीड द राइट गाइडेंस और आप यू विल बी हियर इंशाल्लाह। तो जी। बस या सब मैं ये इसमें फॉलो करें। एक छोटी जी सी जी चीज सर। ऐड कर दूं। मैंने टर्म रिलेटिवली यूज की थी डेफिनेटली, और उसमें एक छोटी सी चीज ये है कि मेरे सराउंडिंग में काफी लोग इस वक्त यूएस में हैं, और वो सबसे अच्छा राउट यही है कि आप कुछ नॉन जगह हैं यहाँ पे जहाँ पे आप आरए वगैरह करते हैं। डॉक्टर फरीद जफर हैं लाहौर में, यहाँ आईटीयू का बहुत अच्छा ग्रुप है विजन का, वो सीबीपीआर पेपर पब्लिश कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा तरीका मास्टर्स, फंडेड मास्टर्स लेने के लिए, उसमें आपको वीज़ा और इस तरह के चक्करों की टेंशन नहीं रह जाती। अगर आप किसी एडवाइज़र के साथ पेपर लिख लें, किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी के एडवाइज़र के साथ पेपर लिख लें, तो वो फंड कर देते हैं। या फिर आप, मैं इनको ये बता रहा था कि अगर अपने फाइनल सेमेस्टर में अगर इनका डबल ई का बैकग्राउंड है, अगर एक रिसर्च पेपर पब्लिश कर लेते हैं ऑन सिमिलर लाइंस टू मशीन लर्निंग, या जो भी उनका प्रायर एक्सपीरियंस है, तो उनके चांसेस बहुत बेहतर हो जाएंगे। एंड डेफिनेटली थिंग्स लाइक कोड गुरु, हाई कोड गुरु सॉरी वर्क्स, आप लोग उनका पोर्टफोलियो एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से बिल्ड करें, दैट विल डेफिनेटली हेल्प। और अच्छा एक पब्लिकेशन वुड बी अ चेरी ऑन टॉप आई गेस। सर, इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं कि हमारे स्टूडेंट पिछले 4 साल से यूनाइटेड स्टेट्स आ रहे हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप में। पहली बात तो ये कि अमेरिका में फ्यू 100,000 स्कॉलरशिप होते हैं हर साल, कुछ लाख, मेरा ख्याल है मिलियन से ऊपर होते हैं। दूसरी चीज, हमारे जितने स्टूडेंट आए हैं किसी ने कोई पब्लिकेशन नहीं थी की, हम नहीं करवाते पब्लिकेशन। हमारा जो एक्सपीरियंस है कि पब्लिकेशन नहीं चाहिए। किसी ने जीआरई नहीं किया, उन्होंने सिर्फ आइल्स किया, और आइल्स जिन्होंने 6.5 बैंड ले लिया जो कि पासिंग स्कोर है, तो अभी तक उन सबको स्कॉलरशिप मिल गया। तो जो है तो हम अवर लर्निंग, क्योंकि हम स्केल पे कर रहे हैं काफी बड़े पे, हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो वी हैव सीन लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओवर हियर कि जिस बच्चे को लाहौर में जॉब नहीं मिलती, जिससे फ्रीलांसिंग नहीं मिल रही, उसे स्कॉलरशिप लाजमी मिल जाए। इट इज सो इजी। तो डॉक्टर रिजवान ये ऐड करना चाह रहे थे। जी, मेक सेंस। अच्छा जनाब, थोड़ा टाइम रह गया है, तो मोहम्मद अली मुर्तज़ा साहब, आपके पास कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा, पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ सर। मैं फ्रेश ग्रेजुएट हूँ यूआईटी लाहौर से, और राइट नाउ मैं हाईकोर्ट गुरु पे डीएसए का ट्रेनर हूँ, डीएसए पढ़ाता हूँ। सर फ्यू मंथ्स पहले मुझे लिंक्डइन पे एक यूएस के पर्सन ने रीच आउट किया था। आई डोंट नो व्हाई, मेरा तो नॉर्मल से लिंक्डइन प्रोफाइल है। उन्होंने मुझे कहा था कि आप हमारे साथ काम करें, हम क्लाइंट के साथ आपको डायरेक्ट करवाएंगे। उसमें $3,000 क्लाइंट हमें देगा, जिसमें से 40% हम रखेंगे, 60% आपको पे करेंगे, लेकिन हम एक स्पेसिफिक प्रोफाइल होगी वो हम आपको देंगे और हमने क्लाइंट को भी वही शो करनी है। तो बैक एंड पे आप वर्क करेंगे, लेकिन आगे प्रोफाइल जो होगा वो हमारे पास हम सेट करके देंगे। तो क्योंकि मैं सर जफ़र का जो बताया हुआ रोड मैप है, मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड था, मैंने उसको स्किप कर दिया। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि वो एक स्कैम था, या वो जो है वो होता ही ऐसे है, या क्या सिनेरियो है, उसके प्रोज एंड कॉन्स सर गाइड करता हूँ। दानियल, आपका इस बारे में कोई है एक्सपीरियंस? सर ये स्कैम होते हैं। लेकिन देखिए ये वाली चीज पाकिस्तान में बहुत हाई लेवल पे प्रैक्टिस हो रही है, और ये स्कैम तो है लेकिन लोग इससे पैसे बना रहे हैं। एक ये डिबेट है क्या ये हलाल है या हराम है। आई थिंक ये हराम है, बट डिबेटेबल बात है। कुछ लोग कहते हैं कि ये हलाल है, लेकिन आई डोंट थिंक दिस इज द लेजिटिमेट वे टू मेक मनी। मेरे नज़दीक ये सिर्फ डायरेक्टली स्कैम है, क्योंकि एक दफ़ा ये मुझे ले डूबा है तो मैं दोबारा डूबना नहीं चाहता। तो मैं गलती कर चुका हूँ, यानी ये स्कैम है। सही सर ये मेरे पास यकीन जाने डेली तो नहीं कहूँगा, वीकली एक ऑफर आती है ऐसी। सही है, मतलब सही। कभी कनाडा से, कभी यूएसए से, कभी यूरोप से, तो ये ऑफर्स आते रहेंगी, इग्नोर करो और आगे बढ़े। सही जी। सर खदीजा, मेरी भी उसमें सॉरी सर मैं जस्ट एक पॉइंट ऐड करूँ। सर मेरी भी जी जी उसमें थॉट ये थी कि अगर मैं किसी की प्रोफाइल पर वर्क करूंगा
तो आई थिंक इससे मेरी जो प्रोफाइल है वो हमेशा के लिए वहीं रुक जाएगी। मैं किसी के प्रोफाइल के किसी के प्रोजेक्ट्स करता हूँ, चाहे मेरे पास एक्सपीरियंस है लेकिन मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। सही है। माइट बी आई एम इन्वेस्टिंग माई टाइम इन सम वैक्यू स्पेस जिसमें मेरे जी पास दिखाने को नहीं है बट एक्सपीरियंस है। बट यू आर गेटिंग मनी आउट ऑफ इट, राइट? एंड द थिंग इज कि मनी वो नहीं जो मिलता बीडी, मुआज भाई। नहीं मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। मैंने दूसरों के साथ काम किया हुआ है। 40% रख के आपको 60%। पहली बात तो ये स्टैब्लिश चीज है, लोग ये कर रहे हैं। मैं ये नहीं, इस डिबेट में जा ही नहीं रहा ये सही है या गलत है, लेकिन ये एक स्टैब्लिश प्रोटोकॉल है, पाकिस्तान में फॉलो होता है, बहुत बड़ी कंपनीज फॉलो कर रही हैं, मीन देम, बट इट इज हैपनिंग राइट नाउ। बात ये है, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। इसमें छोटी सी डिबेट ये है कि आपको जो प्रपोजल लिखने वाला काम है, रीच आउट करने वाला काम है, वो बाईपास करने का 40% जो है वो गिव अप करना पड़ रहा है। और फॉर दैट यू आर लर्निंग, यू आर गेटिंग मनी, एंड यू कैन बिल्ड ऑन टॉप ऑफ इट। वंस अगेन आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस, आई एम जस्ट सेइंग के दैट इज एन ऑप्शन जो लोग अडॉप्ट करते हैं, और सही गलत क्या है ये आपका अपना फैसला। सही सर है। सो लेट्स मूव रिलेटेड। ऑन। जी जी। खदीजा, आपके पास कोई सवाल है जी? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके पास बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन होते हैं, जैसे फिरवाज ने कहा कि उन्होंने अपवर्क पे काम किया हुआ है और लोकल मार्केट में भी पाकिस्तान में जॉब की है, और सर दानियाल मास्टर्स कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लाइक रिमोट जॉब, फ्रीलांसिंग, पाकिस्तान में आप जॉब कर सकते हैं। और आई कोड गुरु का मेन फोकस होता है कि आप बैचलर्स की डायरेक्ट बाद मास्टर्स के लिए बाहर जाएं और वहाँ पे जॉब करें। तो हमें मतलब किस तरह से पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए ड्यूरिंग ग्रेजुएशन और आफ्टर ग्रेजुएशन, क्या ऑप्शंस आपके लिए राइट है? देखिए, वही आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना वो ऑप्शन का है, तो दीज आर द ऑप्शंस। तो आप उसमें किसको फॉलो करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ ऑप्शन फॉलो करते हैं। आपने कहा कि अभी जिस तरह बात हो रही थी, बाज़ लोग पाकिस्तान से बाहर जाके वहाँ पे काम करना शुरू कर देते हैं, दैट्स फाइन। बाज़ लोग पढ़ के आके वापस पाकिस्तान में काम करना शुरू करते हैं, दिस नथिंग रॉन्ग विद दैट। बाज़ लोग बाहर जाते ही नहीं हैं, दिस नथिंग रॉन्ग विद दैट। सो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। बस बाज़ लोगों के साथ ये होता है कि फॉर सम रीज़न वो एक मुल्क में या एक लाइन में सक्सेसफुल नहीं रहते, और जब वो चेंज करते हैं उस मुल्क को या उस अपनी लाइन को, दे बिकम प्रॉस्परस। तो ये इसमें इसमें ये कहना कि जी बेहतरीन ऑप्शन कौन सी है, इट्स योर डिसीजन, इट्स योर चॉइस। नो एक्चुअली मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी जिसमें जो है वो रिमोट जॉब कर रहे थे, वो ये सजेस्ट कर रहे थे कि आप रिमोट जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई करने से पहले पाकिस्तान में किसी डिसेंट कंपनी में 1-2 साल के लिए काम करें और फिर जो है ना रिमोट जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई करें। हाँ जी, दैट इज़ वन वे। ये बिल्कुल, ये दानियाल ने यही बात की थी कि अगर आप यहाँ पे किसी प्रोफेशनल कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ काम करने से आप में कुछ शाइन आ जाती है, आप में कुछ प्रोफेशनलिज्म आ जाता है। तो उसकी मदद से आ, आप एक बेहतर फ्रीलांसर बन सकते हैं। लेकिन अगेन दैट्स वन पाथ। बाज़ लोग डायरेक्टली यानी वो जब पढ़ रहे होते हैं उसी तरह से फ्रीलांसिंग शुरू कर देते हैं, एंड दैट्स व्हाट दे डू फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। एंड तो इसमें यानी ये कहना कि कौन सी चीज़ बेहतर है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये जो इस तरह किसी प्रोफेशनल कंपनी में काम करने से आप कुछ स्किल्स आपको मिल जाती हैं बड़ी आसानी से, बजाय इसके कि आप वो अपने तौर पर लर्न करें। आप उनका जो कंपनी का प्रोसेस है उसके तहत उसे लर्न कर लेते हैं, और वो स्किल्स जो हैं आपको बाद में फ्रीलांसिंग में फ़ायदा दे सकती अच्छा तो सर, मतलब इधर ये मैं आप कुछ ऐड करूँगा जी। कि सर ये ना हर इंडिविजुअल के ऊपर अलग डिपेंड करता है कि कुछ लोगों को मैंने नोट किया है कि वो फ्रीलांसिंग की जितनी भी कोशिश करना उनसे नहीं होती, वो जॉब्स में अच्छे होते हैं काफ़ी। और कुछ को तो जॉब्स नसीब ही कह लें, नसीब पे भी राज नहीं आती है, उनको फ्रीलांसिंग पर राज आती है। तो ये हर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है, वो जितनी भी मेहनत कहीं पे भी कर ले,
तो उसको अपने हिसाब से और अपने डिसीजंस खुद लेके वो चलता है आगे। तो ये चीज़ ज़्यादा मैं कहूँगा कि ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए कि आप अपना माइंड वन साइड क्लियर रखें। सेकंड ऑप्शन आना मेरे हिसाब से सेकंड थॉट वाली बात होती है कि सेकंड थॉट आ गया तो अब आपका फर्स्ट चीज़ खराब होने वाली है। सही है। तो सर आपको मतलब हर चीज़ को एक्सप्लोर करके देखना चाहिए कि आपके लिए क्या चीज़ वर्क करेगी, या पहले ही माइंड आपका क्लियर होना चाहिए कि मैंने ये करना है? अभी आपका कौन सा सेमेस्टर चल रहा है यूनिवर्सिटी में? मेरा अभी सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। सेकंड सेमेस्टर। इट्स मीन्स आपके पास अभी टाइम है यूनिवर्सिटी एंड अप होने में, तो आपको एक्सप्लोर करना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कंटेंट राइटिंग के फ्रीलांसिंग का काम स्टार्ट कर लें। 1 साल काम करें, आपको पता चल जाएगा कि फ्रीलांसिंग आपके लिए है या नहीं, या आप कर सकती हैं या नहीं। क्योंकि सेकंड सेमेस्टर ख़त्म होगा, आप स्टार्ट करेंगे, थर्ड फोर्थ गुजर जाएगा, देन उसके बाद आपके पास पेनल्टी ऑफ टाइम होगा, तो आप डिसीजन आराम से ले भी सकेंगे। फिर मैंने ना कंटेंट राइटिंग सीखनी स्टार्ट की थी, मैंने उस पर थोड़ा सा अपना पोर्टफोलियो भी बनाया था। बट फिर मुझे ये लगा कि क्योंकि मैं कोडिंग सीख रही हूँ, तो मैं अगर फ्रीलांसिंग कर रही हूँगी तो मैं उस पर ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगी। तो मतलब जो मेन कोडिंग है वो उससे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी, तो फिर मैंने उसको नहीं किया। फोकस सबसे मेन चीज़ होती है किसी भी चीज़ के अंदर। लाइक स्टडीज़ कर रही है तो उसमें भी फोकस, फ्रीलांसिंग कर रही है उसमें भी फोकस होने लाजमी है। तो बेहतर ये होगा कि आप जो चीज़ एक शुरू करें तो उसको एंड लाजमी करें, उसको आधे रास्ते में या बीच में ना छोड़ें। आप अपने हिसाब से उसका एक एंड बनाएं कि आप कहें कि ये 10 स्टेप मैंने पूरे कर लिए इसके अंदर, या 5 स्टेप आपके हिसाब से होने चाहिए। तो आपने 5 स्टेप पूरे कर लिए तो आपको लगता है मेरी तरफ से एंड है, तो उसको अपने हिसाब से एंड तक लाजमी लेके जाएं किसी भी चीज़ को, ठीक है तो यार। आपको अब आइडिया हो जाएगा। आई एम सॉरी खदीजा, हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है, तो हम बस एक और सवाल लेते हैं, देन विल हैव टू फिनिश। समीर मोहसिन, आपका क्या सवाल है जी? अस्सलाम वालेकुम। मेरा वालेकुम। एक्चुअली सवाल जो था वो सर ज़फ़र और सर रिजवान से था, क्योंकि मैंने रिसेंटली उनका जो बेसिकली पुरानी वीडियोस हैं वो देखी थी। उसमें उन्होंने बताया था कि अगर आप स्कॉलरशिप्स लेना चाहते हैं यूएसए वगैरह में, तो उसके लिए लाजमी होता है कि आपके पास एक अच्छा मतलब बैकग्राउंड हो। बैकग्राउंड इन द सेंस कि आपके पास एक थ्री थ्री अबव या थ्री तक आपकी जीपीए हो, और आपका इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेशन हो। तो मैं क्योंकि खुद यूएसए में स्कॉलरशिप लेने के लिए काफ़ी ईगर हूँ, और मेरे पास 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी है, और मैं कराची से ही बिलोंग करता हूँ। तो मेरा सवाल बेसिकली ये है कि हमारे जो यूएस की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें कि आपका स्टैनफोर्ड या इस तरीके की यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, तो इनमें compete करने के लिए हम मतलब किस तरीके से काम कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर? क्योंकि हम लोग एजुकेशन उसमें तो ठीक होते हैं, बट हमारा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पार्ट होती है उसमें हम शायद लैक करते हैं। तो इसमें अगर कोई गाइडेंस मिल जाए। अच्छा, एक सेकंड जनाब, जी मुझे जी इंटरजेक्ट करने दें। मुआज ने जनाब कहीं जाना है, सो प्लीज़ जॉइन मी इन थैंकिंग हिम कि उन्होंने बड़ा जनाब हमारा साथ दिया और ये जो सवालों के जवाब दिए। तो मुआज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी थैंक यू फॉर इनवाइटिंग थैंक यू मी। सो मच सर थैंक यू नवाज। मास। थैंक यू सो थैंक मच। यू। अल्लाह आप हाफिज। चले, हम तो थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं जी। जवर साहब, ये सवाल का जवाब आपसे मांग रहे हैं मैं ले लेता हूँ जी। डॉक्टर जफर, मेरा ख्याल है। अच्छा हाँ, तो अगेन आप, मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है। आप, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। तो देखिए, मैं पिछले दिनों बात कर रहा था स्टूडेंट से कि मैंने नस्ट से टॉप किया, मेरा जीपीए 4 है, राइट। तो नस्ट के 3 स्टूडेंट्स हैं अब तक हिस्ट्री में जिनका जीपीए 4 है, लेकिन मैं एमआईटी में एडमिशन नहीं ले सकता था अगर मैं बैचलर्स के बाद अप्लाई करता। मतलब एम हाई करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमें रियलिस्टिक होना चाहिए। एमआईटी में एडमिशन बैचलर्स के बाद मास्टर्स के लिए इट्स वेरी कम्पिटिटिव, ये इतना आसान नहीं है, ठीक है। हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं ना, हम टॉप यूनिवर्सिटीज नहीं टारगेट करते। टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए रिक्वायरमेंट्स, इनका लेवल बहुत हाई होता है।
स्टैनफोर्ड और MIT में सिर्फ GPA काफी नहीं है, जिस तरह आप खुद कह रहे थे, राइट? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सिर्फ GPA काफी नहीं है। GPA 4 बहुत लोगों का होता है दुनिया में, राइट? हर यूनिवर्सिटी में एक दो स्टूडेंट्स होते हैं, तो MIT में तो इट हैज टू बी, मतलब आपने जिंदगी में कुछ ऐसा किया हो जो आपको डिफरेंट करे बाकी लोगों से। दैट्स व्हाट द रिक्वायरमेंट इज। आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर रहे हैं, आपने कोई क्लब्स खोले हुए हैं, आपने कोई मतलब यू हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स। तो इस वजह से हम जो अपने स्टूडेंट्स को हमेशा गाइड करते हैं कि आप US की टॉप यूनिवर्सिटीज मतलब अप्लाई करें अगर आपने करना है, लेकिन उनको टारगेट करें आप मिड लेवल यूनिवर्सिटीज, जहां पर एडमिशन होना, स्कॉलरशिप मिलना आसान है। क्योंकि देखें, एक है एडमिशन मिलना, हाँ हो सकता है MIT में एडमिशन मिल जाए, लेकिन स्कॉलरशिप तो उससे भी नेक्स्ट लेवल है, वो स्कॉलरशिप नहीं देंगे। स्टैनफोर्ड तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, राइट? स्टैनफोर्ड इज अ वेरी एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी, ये पब्लिक यूनिवर्सिटी नहीं है, तो इसकी तो ट्यूशन फीस ही बहुत ज्यादा है। पहले तो आपको एडमिशन नहीं मिलता, अगर एडमिशन मिल जाए तो स्कॉलरशिप नहीं मिलता, स्कॉलरशिप मिल जाए तो वो कहेंगे हम 50% देंगे। वो 50% का मतलब ये है कि मतलब स्टैनफोर्ड US की जो है वो एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज में आती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ना, पब्लिक नहीं है, तो वो और ज्यादा तो उनके एजुकेशन एक्सपेंसेस और ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए हम तो ये, अगर आप मेरे से गाइडलाइंस लें तो मैं तो ये गाइड करूंगा कि ठीक है आप बिल्कुल अप्लाई करें, आपके प्रोफाइल में वो चीजें होंगी, हो सकता है कि आपका एडमिशन हो जाए, लेकिन साथ जो मिड लेवल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें भी अप्लाई करें और मिड लेवल यूनिवर्सिटीज को भी टारगेट करें, ताकि आपको आपकी ब्रेथ वसी हो। मतलब जनरली ये तो एक जब हम भी अप्लाई करते थे आज से 20 साल पहले, तो ये तो तब भी था कि आप 2 टॉप ले लें, 2 मिड ले लें, 2 लो यूनिवर्सिटीज ले, 6 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें और उसके बाद देखें कहाँ आपका एडमिशन हो जाता है, राइट? तो बिल्कुल इसको टारगेट करें। जो हमारे स्टूडेंट्स का जो प्रोफाइल है, चीजें तो ऐड होती हैं, ठीक है, इट्स पॉसिबल कि आपका एडमिशन हो जाए, लेकिन टू बी रियलिस्टिक, एडमिशन के साथ फंडिंग होना इन यूनिवर्सिटीज में इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो और US में जब हम यहाँ पे, आप जब US से पढ़ लेते हैं ना, जब यहाँ आपका मास्टर्स या PhD हो जाता है, तो फिर जब आप जॉब मार्केट में जाते हैं तो लोग आपकी यूनिवर्सिटीज को इतना नहीं देख रहे होते। ऑफ कोर्स MIT और स्टैनफोर्ड को देखेंगे बिकॉज दे आर द टॉप यूनिवर्सिटीज, राइट? लेकिन उसके बाद जो बाकी यूनिवर्सिटीज हैं, हम जब रिज्यूमे रिव्यू कर रहे थे तो हम इतना उनकी यूनिवर्सिटीज की डिटेल में नहीं जाते, उनकी रैंकिंग नहीं देखनी शुरू कर देते इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के अंदर। बस US में उसने एक यूनिवर्सिटी से मास्टर किया हुआ है, ओके चले आए, फिर देन इट डिपेंड्स आप इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करते हैं। मैंने एक इंटरव्यू लिया था, आज तक मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, मैंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में इन कंपनीज में जहाँ मैं काम करता हूँ, मैंने एक ही बंदे को मिला हूँ मैं आज तक जो MIT का ग्रेजुएट था, उसका इंटरव्यू मैंने लिया था, ही वॉज सिलेक्टेड क्योंकि उसने इंटरव्यू अच्छा दिया था, राइट? MIT ने उसको सिर्फ इतनी हेल्प की थी कि वो इंटरव्यू टेबल पे आ गया, लेकिन इंटरव्यू टेबल पे तो इट वाज ऑल, बट अगर वो अच्छा परफॉर्म ना करता तो ही वुड नॉट हैव बीन सिलेक्टेड। इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ MIT के ग्रेजुएट की वजह से उसको सिलेक्ट किया जाता, वो तो फिर आपने इंटरव्यू देना है। तो ये मेरी आपको गाइडेंस होगी। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर अल्ताफ, थैंक यू जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, ये अब 10:30 हो चुके हैं, मेरे सोने का टाइम हो गया है, तो अब हम मेरे ख्याल में आज के सेशन को क्लोज़ करते हैं। तो प्लीज़ ज्वाइन करें मुझे शुक्रिया अदा करने के लिए दानियाल का और मुआज़ का कि इन्होंने हमारा आज इतना अच्छा साथ दिया, और इसके अलावा ऑडियंस का भी कि उन्होंने इतने अच्छे हमसे आज क्वेश्चन पूछे। मुस्कान, एनीथिंग एल्स? नो सर। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, अल्लाह थैंक हाफिज़। यू सर, थैंक यू। ऑलराइट, सो अगर सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन, वेबिनार को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।